गुड इवनिंग। भाई आवाज आ रही है? यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही है पीयूष? कम आ रही है। कम आ रही है? आ जाइए आ जाइए आ जाइए। सर बहुत कम आ रही है। बहुत कम आ रही है। आवाज बढ़ाई जा सकती है। हाँ अब देखो, अब आ रही है? आगरा वालों को आ रही है? नो सर, कम आ रही है, बहुत कम आ रही है। अच्छा, तुम दूर हो ना, आगरा में तो दूर हो। अच्छा, अब आ रही है? और तेज तो नहीं करनी है? और तेज? अब ठीक है एकदम? ठीक है ठीक है ठीक है। तो लास्ट क्लास में कहां पर थे भाई हम लोग? एन फैक्टर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में यही पता चला है कि आप या तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं अगर आपको स्ट्रक्चर पता हो। तो अगर मुझे स्ट्रक्चर पता होगा तो मैं स्ट्रक्चर को देखकर बॉन्ड्स को ब्रेक करके ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकता हूं। और दूसरा फिर ये भी था कि यार कितने स्ट्रक्चर याद करेंगे, है ना? तो सारे स्ट्रक्चर्स तो याद नहीं किए जा सकते। तो फिर एक इंतजाम ये किया गया है कि ऑक्सीडेशन स्टेट के कुछ रूल्स बना दिए गए हैं कि अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी हो तो आप जो है कुछ एक रूल याद कर लीजिए, उन रूल्स को यूज करके पर्टिकुलर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना? तो वो रूल्स भी मैंने तुमको याद करने के लिए बोले हैं। आज पढ़ लिए सब लोगों ने? आज भी नहीं पढ़े? यस सर। उसमें सेट रूल्स है। तुम एक बार मैं अब आज लिख के भी दे देता हूं, वो तुम्हें कई बार बता चुके हैं। वो एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन है, 4-5 रूल्स है। और रूल्स भी वही है जो उस दिन तुम्हें क्लास में बताए थे कि जितने भी अल्कली मेटल्स हैं उन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होती है। जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +2 होती है। अब ऑक्सीजन की कुछ सेट ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं जिसमें -2 सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑक्साइड्स के अंदर। अगर पर ऑक्साइड है तो -1, सुपर ऑक्साइड है तो -1/2, और अगर O2 की बात कर रहे हैं तो O2 में ऑक्सीजन 0 हो जाएगा। क्योंकि किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंटल स्टेट में 0 कंसीडर की जाती है। ठीक इसी तरह से एक आध रूल और बनाए गए कि फ्लोरीन जनरली -1 ही होता है, हाइड्रोजन जनरली +1 होता है, कभी कभार 0 जब H2 की बात करेंगे, और फिर एक केस में -1 होगा जब आप मेटल हाइड्राइड्स की बात करें। वो हाइड्रोजन की कहानी थी। तो इस तरह करके कुछ रूल्स बनाए गए हैं और फाइनली ये डिसाइड हुआ है कि आपको जब कभी भी किसी मॉलिक्यूलर स्टेट के अंदर किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी हो तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्स अज्यूम कर लिया करिए, और फिर बाकी सारे लोगों के ऑक्सीडेशन स्टेट्स को जोड़कर नेट चार्ज से इक्वेट कर दिया करिए। जो भी अननोन होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर लास्ट क्लास में भी हमने बात की थी, ऐसी एक ले लेते हैं। मान लीजिए आपका एक आदमी है K2Cr2O7 मान लीजिए, और वो आपसे कह रहा है कि मुझे बताइए क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो अब आप इसका स्ट्रक्चर थोड़ा ना याद करेंगे, हर किसी का स्ट्रक्चर थोड़ा ना याद कर सकते हैं। तो आपने क्या जुगाड़ लगा लिया कि अगर आपको क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो क्रोमियम को X मान लीजिए। तो अगर मैंने क्रोमियम को X मान लिया तो क्या होगा? अगर मैंने क्रोमियम को X मान लिया और पोटेशियम हमारा एल्कली मेटल है, क्या रूल है? एल्कली मेटल की हमेशा +1 होती है, और 2 पोटेशियम होंगे तो ये +2 हो जाएगी। मैंने क्रोमियम को X मान लिया, 2 क्रोमियम है तो 2X हो जाएगा। ऑक्सीजन जनरली -2 होता है, तो 7 ऑक्सीजन इंटू -2 -14 इज इक्वल टू नेट चार्ज, और नेट चार्ज इसके ऊपर कितना है? 0। तो आपने नेट चार्ज से इक्वेट कर दिया, उससे X की वैल्यू आपने +6 निकाली। यानी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट इस कंपाउंड के अंदर +6 देखने को मिलेगी। यानी कहने का मतलब बहुत क्लियर था कि अगर आपको कभी भी किसी मॉलिक्यूल के अंदर या किसी आयन के अंदर किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी हो तो कुछ सेट रूल्स को यूज करके आप उसके ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे एक आध केस और बनाते हैं। जैसे मान लीजिए अब ये कहा जाए कि भाई ऐसा है, मुझे FeSO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। अब देखो इसमें क्या चक्कर है? इसमें चक्कर ये है कि जो FeSO4 होगा उसमें एक इशू है। इशू ये है कि आयरन के बारे में अब जैसे 2-3 चीजें जो नई लिखी जाएंगी उनको तुम्हें याद रखना पड़ेगा। आयरन के बारे में मेरे ख्याल से शायद तुम लोग जानते हो कि आयरन एक तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है जिसको फेरस कहते हैं। यानी एक तो मेरा आयरन फेरस, और एक जो आयरन होता है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है जिसको फेरिक कहते हैं। यानी आयरन की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, एक फेरस और एक फेरिक।
फेरस में वो आयरन कम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, दैट इज +2, और फेरिक में आयरन अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, दैट इज +3। अब दिक्कत क्या है कि जब आप FeSO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो सल्फर को तो X मान लेंगे, जिसकी हमें निकालनी होती है हम उसको X एज्यूम कर लेते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि सर आयरन को क्या मानेंगे, क्योंकि आयरन की भी तो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। अब हो सकता है ये आयरन +2 हो सकता है ये आयरन +3 हो। अब अगर ये +2 हुआ तो सल्फर का आंसर कुछ और आएगा, अगर ये +3 हुआ तो आंसर कुछ और आएगा। ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। ऐसे में ना एक दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है। मैं अभी हिंट दे रहा हूं, फिर वो टेबल भी तुम्हें दूंगा, तुम इससे याद करना। देखो यहां पर ये तो समझ में आ रहा है कि आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट में हमें डाउट है कि आयरन +2 भी हो सकता है और आयरन +3 भी हो सकता है। ऐसे में लेकिन एक चीज हमें पता है, ये जो SO4 है ये एक आयन होता है जिसको सल्फेट आयन कहते हैं। दिस इज SO4 2 नेगेटिव, ये हमारा सल्फेट आयन। यानी जिस बच्चे को इस बारे में आइडिया हो कि भाई SO4 आयरन से मुझे मतलब नहीं है, लेकिन SO4 को देखते ही मुझे ये समझ में आ गया कि ये सल्फेट आयन, और अगर ये पता चल गया कि ये सल्फेट आयन है तो अब आप इस सल्फेट आयन के अंदर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी हो तो X -8 इज इक्वल टू नेट चार्ज दैट इज -2, X इज इक्वल टू +6, यानी यहां पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 निकल के आ जाएगी। एक और भी तरीका है कि अगर आपको यह पता डाउट हो रहा है कि आयरन +2 में है या +3 में, तो कोई डाउट ही नहीं है सर, क्योंकि सल्फेट हमारा -2 होता है। हमें पहले से याद है कि सल्फेट -2 होता है, तो अगर सल्फेट -2 है तो आयरन पक्का क्या होगा, +2, यानी आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्लियर हो गई। सल्फेट का चार्ज अगर मुझे याद होता तो मैं आयरन का चार्ज भी याद कर लेता। अगर सल्फेट -2 है तो न्यूट्रलिटी के लिए आयरन को +2 होना पड़ेगा। अब अगर आयरन +2 है तो अब आप अपना वही पुराना वाला मेथड यूज कर लीजिए। चलिए जो हम करते थे, अगर आयरन का डाउट क्लियर हो गया कि आयरन हमारा +2 है, तो बताइए अब कौन सा मेथड लगाते हैं। आयरन अगर +2 हुआ तो इसका मतलब हुआ आयरन हो गया 2, प्लस सल्फर को X मान ले +X, माइनस ऑक्सीजन 8 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +6। सर ऐसे भी आप सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट +6 निकाल सकते हैं। आप इस तरह से ये काम इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आपको ये डाउट था कि आयरन +2 है या +3। सल्फेट ने ये डाउट क्लियर कर दिया। सल्फेट ने कहा देखिए ऐसा मेरे ऊपर -2 का चार्ज होता है, आपको न्यूट्रल बनाना है तो आपको +2 का चार्ज लेके आना पड़ेगा। तो आयरन +2 ले आया, सल्फेट -2 ले आया, यानी आयरन अगर आपको 2 मिल गया तो X मानकर ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट को पुट करके आप X की वैल्यू +6 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे भी और ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आपको यह पहचानने में आ गया कि ये तो सल्फेट है, सल्फेट को बाहर निकाल लाइए और बाहर निकालकर X की वैल्यू सॉल्व कर लीजिए। आप जैसा दिल करे वैसे कर सकते हैं। बताओ ये बात समझे। जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं, इसको जल्दी से नोट कर लो। ये एक एग्जांपल के तौर पर इसको नोट कर लेते हैं। और इसके दो तरीके हो गए। पहला तरीका क्या है कि आपने सल्फेट आयन को देखते ही सल्फेट को बाहर निकाला और आंसर X इज इक्वल टू 6 कर दिया। दूसरा तरीका क्या है, सल्फेट क्योंकि -2 होता है तो आयरन आपका +2 होगा। अब अगर आयरन +2 हुआ तो जो आपका मेथड है वो मेथड लगाकर भी आप X की वैल्यू +6 निकाल सकते हैं। जैसा दिल करे वैसे कर सकते हैं। क्लियर है ये वाली बात भाई। सर हाँ सर कंपाउंड पे जैसे -2 और -3 कोई चार्ज होता तो उस पे हम एक Fe की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट लेते। किसकी, सर Fe की। अब जैसे मैं अभी एग्जांपल ले लेता हूं, इसको नोट कर लो जरा। एक और एग्जांपल ले लेंगे। उसके लिए कुछ आयंस के चार्जेस याद होने चाहिए। मैं अभी वो जो टेबल है मेरे पास, उस टेबल को मैं तुम्हें याद करने के लिए दे दूंगा। कुछ आयंस के चार्ज, जैसे यहां पर जिस बच्चे को ये नहीं पता है कि सल्फेट आयन जो होता है ये -2 का चार्ज रखता है, तो वो ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि आयरन +2 होगा। तो मुझे ये बात याद करके जानी है कि सल्फेट मतलब SO4 2 नेगेटिव, सल्फाइट मतलब SO3 2 नेगेटिव। यानी कुछ आयंस ऐसे हैं जिनके नाम मुझे याद करने चाहिए। मैं अभी एक आध आयंस के नाम तो यहां लिख ही देता हूं ताकि तुम अभी उनको याद कर लो। या आगे बढ़े भाई, इसको हटा दे। चलिए ठीक है, जैसे मान लीजिए एक आध एग्जांपल तुम्हें नोट ही करने के लिए दे देते हैं। तुम कुछ तो बड़े क्लियर हैं, तुम सब जानते हो, अपने आप बताते रहना मुझे। जानते हो इसका नाम? अरे क्लोरीन नहीं है भाई, क्लोराइड। अरे आयन है ना ये, क्लोराइड। ये साहब कौन है? आयोडाइड। कॉमन आयंस हैं जिनके बारे में मुझे पता है और इनके चार्जेस भी बिल्कुल क्लियर हैं। Br-, या बिल्कुल सही कह रहे हो। इसी तरह से F-, फ्लोराइड, ये तो हम सबको पता है। चलिए अब एक आध और लेते हैं। आप ये देखते हैं तुम्हें याद है कि नहीं, कभी सुना है तुमने
नाइट्राइट ना ना ना, नाइट्रेट आयन, ये नाइट्रेट आयन हो गया। चलिए देखते हैं क्या ये कभी तुमने सुना है N3 माइनस? नाइट्राइड आयन है, बिल्कुल सही बात है, ये नाइट्राइड आयन है, बिल्कुल सही कह रहे हो। जो कॉमन है मैं वो लिख रहा हूं, बाकी सब मैंने टेबल में दे रखे हैं। और बताओ जरा, ये अभी हमारे सामने आ चुका है, दिस इज सल्फेट आयन। चलिए ये भी हमने याद कर लिया, जब कभी भी SO4 दिखेगा मैं समझ जाऊंगा कि ये सल्फेट आयन है। चलो और बताओ, SO3 2 निगेटिव, ये सल्फाइट है, सल्फाइट आयन। चलो एक और बताओ, S के ऊपर 2 माइनस, ये सल्फाइड है। अकेला सल्फर हमेशा सल्फाइड होता है, और सल्फाइड का मतलब S के ऊपर 2 निगेटिव चार्ज, सल्फाइड आयन। चलो एक आध और कर लेते हैं, CN निगेटिव, दिस इज साइनाइड आयन, ये साइनाइड आयन है, इसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज होता है। चलिए ये भी ठीक है। एक आध और कर लेते हैं, SCN निगेटिव, SCN इज थायोसाइनाइड, दिस इज थायोसाइनाइड आयन। ये हमें याद रखना है कि जब कभी भी SCN दिखेगा तो मैं उसको थायोसाइनाइड आयन बोलूंगा, और उसके ऊपर नेट चार्ज -1 का निकल के आएगा। और ले लेते हैं कुछ कॉमन से, MnO4 निगेटिव, दिस इज परमैंगनेट आयन, ये परमैंगनेट आयन हो गया। परमैंगनेट, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट होता है, परमैंगनेट आयन। इसी तरह से Cr2O7 2 निगेटिव, इसे डाइक्रोमेट आयन, दिस इज डाइक्रोमेट आयन। जब कभी भी तुम्हें Cr2O7 दिखे तुम समझ लेना कि उसके ऊपर 2 निगेटिव का चार्ज है। इसी तरह से CrO4 2 निगेटिव, दिस इज क्रोमेट आयन, क्रोमेट आयन कहते हैं, दिस इज क्रोमेट आयन। एक और लिख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, C2O4 2 निगेटिव, दिस इज ऑक्सलेट आयन, इसे ऑक्सलेट आयन बोला जाता है, दिस इज ऑक्सलेट आयन। अभी और भी याद आएंगे तो लिखते रहेंगे, ऐसे जितने दिमाग में आ रहे हैं वो लिख रहे हैं। प्लस 2-3 बातें और इसी के साथ लिखते हैं ताकि इस बोर्ड को याद करते रहो। आयरन की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक +2 और एक +3। +2 वाली छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट है जिसको अस कहते हैं, और +3 वाली बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट है। सर देख नहीं रहा, देख नहीं रहा है तो देख नहीं रहा, ये बड़े देख, एक सेकंड रुको, भी नहीं तो दिख गया ठीक। तो ये आयरन अब उधर का नहीं दिखेगा, उधर कुछ लिखा नहीं है, वो आयन 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 करके लिखा, ION ION, ठीक। तो ये हो जाएगा Fe+2 और Fe+3। +2 वाला छोटा है उसे अस बोलते हैं, और +3 वाला बड़ा है उसे इक बोलते हैं। अस मतलब फेरस और इक मतलब फेरिक, ठीक। इसी तरह से कॉपर की भी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक +1 और एक +2। +1 छोटा है तो वो अस है, +2 बड़ा है तो वो इक है, यानी दिस इज क्यूप्रस क्यूप्रिक, फेरस फेरिक। और ले लेते हैं SN टिन, टिन की भी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक SN+2 और एक SN+4। +2 वाला अस, +4 वाला इक, सो दिस इज स्टेनस, दिस इज स्टेनिक। टिन पता है सब लोगों को, SN, उसे स्टेनस और स्टेनिक, यानी टिन की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, जिसमें जो SN+2 वाला है वो हमारा स्टेनस है, और जो हमारा +4 वाला है वो हमारा स्टेनिक। यानी मुझे ये 2-4 नाम और अलग से याद करने हैं। इसी तरह से एक और जो इंपॉर्टेंट है वो भी याद कर लेते हैं, Hg2+ और एक है Hg2+, दिस इज मर्क्यूरस, मर्क्यूरस, और दूसरा वाला मर्क्यूरिक। यानी जो छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमेशा अस के नाम से जानी जाती है, और जो बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमेशा इक के नाम से जानी जाती है। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि आयरन का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ऑक्सीडाइज हुआ तो क्या बनेगा, ऑक्सीडाइज हुआ तो मतलब नहीं, अगर आयरन का +2 ऑक्सीडाइज हुआ यानी ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट और बढ़ा रहा है, तो ऐसे में Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी मुझे ये चीजें अभी धीरे धीरे करके याद भी करनी है, और मैं याद कर भी लूंगा। ये कुछ चीजें हैं जो थोड़ी सी ध्यान रखने पर हमारे कुछ सवाल जो मुश्किल लगते हैं वो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। मैं इस तरह के और भी बहुत सारे नाम है, अभी मैं जबरदस्ती लिख के कंफ्यूज नहीं करना चाहता, कुछ कॉमन लिख के दिखा रहा हूं कि भाई अगर N पर 3 निगेटिव चार्ज है तो नाइट्राइड बोलेंगे। अकेला सल्फर सल्फाइड के नाम से जाना जाता है जिसके ऊपर -2 का चार्ज होता है। इस तरह करके कुछ कॉमन है जो हमने लिख दिए। अभी इसके अलावा और भी कुछ होंगे जो अलग से टेबल में तुम्हें दे दिए जाएंगे। अब इससे फायदा उठाएंगे। अब तुम सोचो जिसको ये बात याद है कि जो SO4 होता है वो सल्फेट होता है,
तो उसको ये इस चीज की परेशानी नहीं है कि यार आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में या +3 में, जहां सल्फेट दिखेगा वो सल्फेट को बाहर निकाल लेगा और सल्फेट को बाहर निकालते ही सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट तैयार। अंदर क्या चल रहा है उससे मतलब ही नहीं। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, ये नोट कर लिया सबने? नो सर। नोट कर लो भाई जल्दी से इसको। आज वो नहीं आई सृष्टि? कितना धीरे लिखते हो यार तुम लोग, बस तुम लिख क्यों रहे हो? एक दिन हाथ से लिखने की प्रैक्टिस करके देखो। ये तो पैर से लिख रहे हो तुम, इतनी गंदी। अभी क्लोराइड ब्रोमाइड पे हो तुम। नहीं, ये मुश्किल वाले तो अभी मैंने लिखे ही नहीं है, इसमें तो और भी मुश्किल आएंगे उल्टे सीधे। ये वो है जो कॉमन है। हाँ, हम तो बस तुम यही अपलोड ही करते रहना। जब तक हाथ से लिखा नहीं जाता, याद आता, तब तक मजा थोड़ी ना आता। अब इसको बाद में नोट करना है, तुम लोगों ने कर लिया ना? साइड वाले लिख लो जल्दी से। आयरन की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +3, कॉपर की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +2, टिन की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +4, मर्क्यूरी की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +2। ये +1 ही है, जरा समझना। 2 मर्क्यूरी है ना, तो 2 मर्क्यूरी की वजह से +2 है, तो 1 मर्क्यूरी +1। लेकिन मर्क्यूरी की जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इस तरह से दिखाई देती है, Hg2 2+, दैट इज मर्क्यूरस, एंड दिस इज Hg2+, मर्क्यूरिक। तो मर्क्यूरी की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है मर्क्यूरस एंड मर्क्यूरिक। हटा दे भाई। नैतिक नोट कर लिया बेटा? यस सर। अक्षरा? यस सर। अब हटा दे इसको। लवली? यस सर, कर लिया। बहुत हो गया। चलिए, अब इसी में जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, तुम खुद देखोगे तुम्हें समझ में आएगा कि इसका यूज क्या है। मैं अगर आपसे ये कहूं कि मुझे ये बताइए CuS में कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, अब आप फंस गए। क्यों सर, कैसी बातें कर रहे हैं? CuS में कॉपर की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो सर सल्फर की पता होनी चाहिए ना। बात समझे कि नहीं? तभी तो इसको x मानोगे। x प्लस समथिंग इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन सर सल्फर के बारे में बड़ा झंझट है। सल्फर तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। सल्फर की कभी कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। कोई सल्फर का कोई रूल बनाया गया हमारे रूल्स में? नहीं। तो सल्फर का तो कोई रूल ही नहीं है। हाँ सर, अगर ये सोडियम होता तो 1 बोल देते, कैल्शियम होता तो 2 बोल देते, वो जो हमारे फिक्स रूल्स है। सर सल्फर हमारे रूल में कहीं नहीं आता। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कोई फिक्स नहीं होती कि हम उसको हमेशा वही रखेंगे, ये तो बदलती रहती है। अब अगर बदलती रहती है तो यहां क्या है? यानी यहां पता नहीं, कॉपर की पता नहीं। अब आप कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे? अब इसका फायदा क्या है? वो जो अभी टेबल तुम्हें याद करने के लिए बोली, अकेला सल्फर देखते ही दिमाग में क्या बात आती? सल्फाइड। अभी लिखा था तुमने, अकेला सल्फर सल्फाइड होता है। और अगर अकेला सल्फर सल्फाइड है तो सर सल्फर क्लियर हो गया कि सल्फर पर -2 है, और अगर सल्फर पर -2 है तो कॉपर पर +2। बताओ, समझे बात को? यानी अगर मुझे वो टेबल याद है तो मुझे ये समझ में आ जाएगा कि अकेला जो सल्फर होता है वो सल्फाइड होता है, और अकेला सल्फर अगर सल्फाइड है तो दैट मींस सल्फर पर -2 का चार्ज है, और अगर सल्फर पर -2 का चार्ज है तो इसका मतलब कॉपर को x मान लीजिए, जैसा भी करना हो, और सल्फर -2 हो गया इज इक्वल टू 0 हो गया, x की वैल्यू +2 हो गई, यानी दिस इज क्यूप्रिक सल्फाइड। ये मेरा क्यूप्रिक सल्फाइड है जिसमें सल्फर पर -2 का चार्ज। हाँ, अगर मुझे सल्फर का चार्ज का आइडिया नहीं है, अगर मुझे नहीं पता होता ये सल्फर -2 होता है, तो ऐसे में अब आप कंफ्यूज हो जाते। क्यों? क्योंकि सर कॉपर +1 भी होता है, कॉपर +2 भी होता है। अब पता नहीं कॉपर यहां कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसलिए उन चार्जेस को, उन आयंस के चार्जेस और उनके नाम याद करने में बड़ा फायदा होता है। समझ पा रहे हो ना इस बात को? जैसे और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए वो हमसे कहे कि भाई ये बताइए इस आदमी में यही ले लेते हैं कुछ भी, Fe(C2O4). चलिए, आदमी फंस गया। अब आदमी परेशान है, वो कह रहा है भाई साहब मुझे ये बताइए कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या?
बिल्कुल कर सकते हैं सर, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, आप इसका स्ट्रक्चर बनाइए, अभी निकाल लेंगे। अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, स्ट्रक्चर वाली बात तो छूट गई, अब बार बार स्ट्रक्चर थोड़ा ना बनाएंगे। अब वो मेथड लगाते हैं, मेथड कैसे लगाओगे? कार्बन की निकालनी है तो कार्बन को एक्स बोलोगे, कार्बन को एक्स बोलोगे तो बाकी लोगों की पता होनी चाहिए ना, तभी तो जीरो से इक्वेट करके एक्स की वैल्यू निकालोगे। सर बाकी में सर एक आदमी मुझे पसंद नहीं है, कौन? आयरन, क्योंकि सर आयरन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, कभी 2 होता है कभी 3 होता है। अब यहां पता नहीं क्या है, लेकिन जो समझदार आदमी कहेगा अरे रुको रुको, इस आयन के बारे में सुना है हमने, ये ऑक्सिलेट आयन है, याद करो, दिस इज C2O4 2 नेगेटिव। जिसको याद है वो कहेगा बहुत बढ़िया, ये ऑक्सिलेट है। और अगर ये ऑक्सिलेट है तो ऑक्सिलेट को बाहर निकालो, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। कैसे निकल के आएगी जरा बताओ? 2x - 8 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू +3, यानी ऑक्सिलेट के अंदर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3। आप कहेंगे नहीं सर हमें तो यहां निकालनी है, ऑक्सिलेट के अंदर नहीं निकालनी है, तो आप यहां निकाल सकते हैं, क्योंकि अब ये क्लियर है कि ऑक्सिलेट के ऊपर अगर -2 का चार्ज है तो आयरन पर +2 का चार्ज होगा। पता चल गया आयरन कौन सा है, और अगर आयरन +2 पता चल गया तो x मान के सॉल्व कर लीजिए कैसे करते हैं, जैसा दिल। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको आयन दिख जाए तो आप आयन को बाहर निकालिए और कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, पूरा झंझट करने की जरूरत ही नहीं, आप सिर्फ उस आयन को पहचान कर भी ये काम कर सकते हैं। सब लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? ठीक, अच्छा और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, थोड़ा सा और अच्छा ले लेते हैं। NH4 होल ट्वाइस Cr2O7 में आपको नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी। ये सवाल हो गया कि मुझे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन सर दिख नहीं रहा, Yes, sir. हाँ ये जूम ज्यादा हो रखा है लग रहा है, तुम मत करो जूम वूम। हाँ अब दिख रहा है यार? कोई तुम बता सकते हो इस आदमी का, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? ये कौन सा आयन है Cr2O7? डाइक्रोमेट, दिस इज अमोनियम डाइक्रोमेट, इस आदमी का नाम है अमोनियम डाइक्रोमेट। ठीक, वो कह रहा भैया ये बताओ इस आदमी में अगर आपको नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी हो तो कैसे निकालें? मैंने कहा एक्स मान लो, एक्स मान के सॉल्व कर लेंगे। कह रहा करिए करके करके करते हैं। इसको एक्स माना, जनरली हाइड्रोजन जो कि नॉन मेटल के साथ अटैच है +1 ही होगा, तो हाइड्रोजन का तो पता चल गया, नाइट्रोजन एक्स है, हाइड्रोजन का पता चल गया। आगे चलते हैं। ऑक्सीजन सर जनरली -2 होता है, कोई तकलीफ की बात नहीं। क्रोमियम सर, क्रोमियम के लिए तो कोई रूल ही नहीं बनाया गया, और अगर क्रोमियम के लिए कोई रूल नहीं बनाया गया तो सर मामला फंस जाएगा। क्रोमियम भी अननोन है, नाइट्रोजन भी अननोन है, आप एक इक्वेशन से एक्स कैसे सॉल्व करेंगे? तो नहीं हो पाएगा। लेकिन जो समझदार है वो क्या कहेगा? कहेगा रुको रुको, डाइक्रोमेट आयन के बारे में भी सुना है तुमने, और मुझे अगर पता नहीं मुझे ऐसा लगता है तुम्हें पता होना चाहिए, एक अमोनियम आयन भी सुना है तुमने। दिस इज अमोनियम आयन NH4+, यानी ये अमोनियम। अगर आपने डाइक्रोमेट सुना है तो भी काम चल गया। डाइक्रोमेट आयन पे कौन सा चार्ज? -2। इसका मतलब दो NH4 पर कौन सा चार्ज? +2। तो एक NH4 पे कौन सा चार्ज? NH4+। सर दिस इज अमोनियम आयन, ये मेरा अमोनियम आयन है, और इस अमोनियम आयन में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकालना चाहते हैं तो x +4 इज इक्वल टू +1, x इज इक्वल टू -3, यानी इस जगह पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 निकल के आई। अदरवाइज अगर आप ये सोचते कि यार मुझे नाइट्रोजन को x मानकर पूरी इक्वेशन को 0 से इक्वेट करना है, तो आप तभी कर पाते जब आपको ये पता होता कि यहां क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, और वो तब पता चलेगी जब आपको डाइक्रोमेट आयन का आइडिया होगा। यानी मैंने डाइक्रोमेट आयन को बाहर निकाला, डाइक्रोमेट आयन आते ही Cr2O7 2 नेगेटिव बन गया, और जैसे ही Cr2O7 2 नेगेटिव बना तो दो अमोनियम आयन के ऊपर या दो NH4 के ऊपर +2 का चार्ज आ गया, तो एक NH4 के ऊपर +1 का चार्ज आ गया। मैंने एक NH4 पे +1 का चार्ज लगाया और n की ऑक्सीडेशन स्टेट x मानी, और खड़ाक से n की वैल्यू x की वैल्यू +3 -3 कैलकुलेट कर ली। कुछ समझ में आया क्या किया? इसी सवाल में अगर इसी थोड़ा सा और गंदा कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसी सवाल में अगर मैं ये सवाल ऐसे पूछता आपसे, भाई मुझे जो है वो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट मत बताइए, आप मुझे इस बार क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। NH4 होल ट्वाइस Cr2O7, आप मुझे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के दिखाइए। अब आप क्या करते हैं? सर कैसे निकालेंगे? क्रोमियम को x मान लीजिए। जब क्रोमियम को x मानोगे, लेकिन तुम पूरी इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि नाइट्रोजन भी अननोन है ना, तो ये नाइट्रोजन भी अननोन है, क्रोमियम भी अननोन है, यानी ये सॉल्व नहीं हो सकता। आप क्या करें? जिसको समझदार है वो क्या कहेगा? अरे यार ये तो अपना आदमी, कौन है ये? बाहर निकालो डाइक्रोमेट को, Cr2O7 2 नेगेटिव। आप कर पाओगे?
आप क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली जा सकती है। क्रोमियम को x मान लेते हैं, दैट मींस 2x minus 14 is equal to net charge minus 2, so x is equal to plus 6। अब आप नाइट्रोजन क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 कैलकुलेट कर सकते हैं। सब लोग समझ पा रहे हैं ना मैं क्या बताना चाह रहा हूं? मैं ये बताना चाह रहा हूं नॉर्मल तो तरीका ठीक है सर, x मान के सॉल्व किया जा सकता है, बिल्कुल सही। लेकिन कभी कभी दिक्कत आती है जब उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो आपको दो ऐसे एलिमेंट्स दिखाई देते हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होते हैं, जिनके बारे में हमें पता नहीं होता। तो ऐसे में अगर आपको आयंस को पहचानना आता है तो आप उस आयन को बाहर निकालकर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे जो आपको चाहिए। ये हमारी हेल्प करता है। क्लियर है ये वाली बात? आगे बढ़े? यस सर। चलिए ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक और स्ट्रक्चर तुम्हें बना के दे रहा हूं, तुम जल्दी से बताओ। Br3O8 में ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये आईआईटी में पूछा गया सवाल है, बहुत पहले ये सवाल पूछा जा चुका है और आसान सवाल। ये नीट में भी मैंने देखा, इसको लेके सवाल बनाया जा चुका है। Br3O8 में ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे निकालते हैं वही अपना तरीका है सर। ये कोई हमें स्ट्रक्चर तो आता नहीं सर, हम क्या बताएंगे? हम तो वही अपना पुराना तरीका जो लगाना होता है नेगेटिव 3x minus 16 is equal to 0, x is equal to plus 16/3। भाई जो है वो है, अब इससे ज्यादा तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। यही तो तरीका था कि जनरली ऑक्सीजन -2 होता है तो 8 ऑक्सीजन -16 हो जाएंगे, और ब्रोमीन को x मान लेंगे तो 3x minus 16 is equal to 0, x is equal to 16/3। लेकिन देख के ये लगता है सर ये जो आपने आंसर निकाला है ना 16/3, it cannot be absolute oxidation state because absolute oxidation state on any atom it should be an integer value। कल हमारी लास्ट क्लास में बात हुई थी कि अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन पे घुसे तो आपको यह पता चल जाएगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट की वो कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जब आप उस एटम से लगे बॉन्ड तोड़ते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। कौन कौन से? जब आप ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो या तो इलेक्ट्रॉन इसको दे दो या इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले को दे दो, यही पॉसिबिलिटी है। तो या तो इसके ऊपर प्लस आएगा या इसके ऊपर माइनस आएगा इंटीजर का, ठीक। और तीसरी पॉसिबिलिटी है कि सर उस बॉन्ड को तोड़िए, वो अपना ले जाइए, अपना ले जाए। ऐसा भी तो पॉसिबल है कि दोनों लोग सेम एलिमेंट्स हैं, बॉन्ड को तोड़ा, दोनों लोग अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गए। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जब आप 2 एटम के बीच के बॉन्ड को तोड़ते हैं तो आपके पास 3 पॉसिबिलिटीज आती हैं। या तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाए तो भी इंटीजर वैल्यू इसको मिलेगी, अगर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इससे दूर चले गए तो भी इसके ऊपर इंटीजर वैल्यू आएगी, या दोनों लोग अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गए तो भी इस एलिमेंट पे इंटीजर वैल्यू आएगी। चार्ज की फीलिंग कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। ये क्लियर? बताओ, समझे बात? लेकिन यहां तो सर ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट भाई तीना क्या बताया था मैंने सर? ये जो है एवरेज है सर, ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है सर, ये एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी एलिमेंट पर एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन स्टेट इंटीजर ही होगी, चाहे वो -2 हो, -3 हो, चाहे +2 हो, +3 हो। लेकिन वो +16/3 या 3/4, 4/3 जैसा कुछ नहीं हो सकता। यहां तक क्लियर है? तो यानी अगर मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि इस जगह पर ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या, तो मेरा आंसर विल बी 16/3। लेकिन अगर मुझसे ये पूछा जाए कि ये जो 16/3 है ये क्या है, तो आंसर इज दिस इज एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। ये ब्रोमीन की एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। अब सवाल अच्छा बनता है कि अगर ये एवरेज है तो वो कौन सी वैल्यूज है जिनका एवरेज ये लिया गया? वो कौन सी 3 ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है? 3 ब्रोमीन है तो तीनों ब्रोमीन पर अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट, या जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगी वो उनकी इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगी, वो वैल्यू क्या होंगी ये कैसे निकालेंगे? और उस दिन मैंने बताया था इसका एक ही तरीका है, स्ट्रक्चर। आप बिना स्ट्रक्चर के ये काम नहीं कर सकते। अगर आपको Br3O8 का स्ट्रक्चर पता होगा तो ही आप इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। अदरवाइज एक्स वाला जो ये मेथड होता है ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकाल सकता है बट एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो मैं तुम्हें Br3O8 का स्ट्रक्चर दिखा देता हूं और इस Br3O8 के स्ट्रक्चर को देखकर तुम्हें इसकी इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना अपने आप ही पता चल जाएगा। ये Br3O8। अब तुम साफ देख पा रहे होगे कि अब तो बड़ा आसान हो गया सर। इधर से तोड़ा, इधर से तोड़ा, इधर से तोड़ा, +6, इधर से तोड़ा, इधर से तोड़ा, इधर से तोड़ा, +6, इधर से तोड़ा, इधर से तोड़ा, सर +4। बात खत्म। क्योंकि इधर से तोड़ने और इधर से तोड़ने से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों ब्रोमीन। साफ समझ में आता है। मेरे पास एक ऑक्सीडेशन स्टेट 6 की है, एक 4 की, एक 6 की, कुल मिला के 6, 4, 6 दैट इज 16। कितने ब्रोमीन? 3। सो द एवरेज विल बी 16/3। यानी एवरेज वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हैं तो एवरेज 6 + 4 + 6/3 से निकाल सकते हैं एंड दैट इज 16/3। लेकिन ये एब्सोल्यूट जो 646 वैल्यूज आ रही हैं ये सिर्फ तभी आ सकती हैं जब आप स्ट्रक्चर जानते हैं।
तो मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं, यही इसी पॉइंट पर आना चाह रहा हूं कि ये जो हमारा एक्स वाला मेथड है कि जिस एलिमेंट की भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी हो उसको एक्स मानकर आप इक्वेट कर देते हैं नेट चार्ज से। अगर नेट चार्ज नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो इक्वेट कर दीजिए, नेट चार्ज जीरो है तो जीरो से इक्वेट कर दीजिए। तो ये अच्छा मेथड है विदाउट यूजिंग स्ट्रक्चर। लेकिन कुछ जगहों पर ये दिक्कत आती है जहां पर जब वो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट से एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करता है तो आप वो सवाल नहीं कर पाते। तो ऐसे में आपको स्ट्रक्चर का पता होना जरूरी है। ठीक है, अच्छा अब दूसरा केस करते हैं। दूसरा केस ये आता है कि हमने एक आध केस किए थे जिनके ऑक्सीडेशन स्टेट में निकाल के देखता हूं। ये नोट कर लिया भाई सबने, हटा दें। दूसरा केस था, हम एक सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सपोज H2SO4 ले लेते हैं पहले। क्या तुम सब लोग H2SO4 में सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो, या तुम्हें लगता है इसमें कोई झंझट है जो हमें नहीं पता है वगैरह वगैरह? सर सारी दुनिया जानती है सर, सल्फर को X मान लीजिए, हो गया सॉल्व, इसमें क्या झंझट है, देख लीजिए। और नहीं तो सर सल्फेट तो दिखता है, सल्फेट को बाहर निकालिए, निकाल जैसा दिल करे वैसे कर लीजिए सर, इसमें तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 जनरली हाइड्रोजन +1 होता है, 2 + x - 8 = 0, x +6। सर यहां कोई टेंशन नहीं है, बड़ी आसानी से ये काम किया जा सकता है। एक्स वाले मेथड से आप सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। अगर आपको इसका स्ट्रक्चर भी बनाना होता तो स्ट्रक्चर से भी मैं ये काम कर सकता हूं। ये काम मैं पहले कर चुका हूं। दिखाई दे रहा है +6 साफ दिखता है सर, इधर से तोड़ा +2, इधर से तोड़ा +2, इधर से तोड़ा +1, इधर से तोड़ा +1, कुल मिला के सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं, सर +6 निकल आएगा। अच्छा अब यही एग्जांपल ऐसे ना लेके ऐसे लिया जाता है, H2SO5। अब बताइए सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या? अरे तो सर जैसे अभी निकाला था वैसे अब निकाल लेते हैं, क्या परेशानी है? इसको x मान लेते हैं, यह आ जाएगा 2 + x - 10 = 0, x +8। वो कह रहा चलिए ठीक है, एक बार स्ट्रक्चर से निकाल के देख लेते हैं। ये स्ट्रक्चर आ गया, ये स्ट्रक्चर, हाँ बिल्कुल सही कहा, ये H आ गया, ये OH आ गया, और मुझे लगता है शायद तुम्हें दिखाई दे रहा है, इधर से तोड़ा, इधर से तोड़ा, इधर से तोड़ा, इधर से तोड़ा, तब आंसर विल बी +6। अब दिक्कत ये है कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली आंसर इज +6 और हमारे वाले मेथड से आंसर आ रहा है +8, तो ऑब्वियस है गलत पक्का कौन सा है? हमारा वाला। ये क्योंकि सर ये तो असलियत है ना, इसमें तो ये तो जुगाड़ है, ये तो असलियत है सर, ये तो आपके सामने डंडे तोड़िए आंसर निकालिए, इसमें तो कोई झंझट है ही नहीं। ये जुगाड़ था सर, ये जुगाड़ गलत। अब पहली बात, ये जुगाड़ गलत क्यों? हाँ बिल्कुल भाई, मैं अभी उस बारे में बात करता हूं कि सर ये जुगाड़ गलत क्यों? परऑक्सी लिंकेज। शाबाश, जुगाड़ इसलिए गलत है सर, ये देखिए आपने यहां क्या बदतमीजी की, क्या की है ये सर? 5 ऑक्सीजन को आपने -10 दे दिया, इसका मतलब आपके हिसाब से पांचों ऑक्सीजन -2 वाले, तभी तो -10 हुआ। जबकि आपको पता है कि जहां परऑक्सी लिंकेज आती वहां ऑक्सीजन -1 वाले होते, वो आप जानते हैं क्योंकि इसको तोड़ने से चार्ज नहीं आता। आपने सारे ऑक्सीजन -2 वाले ले लिए जिसकी वजह से ये -10 आ रहा है, जबकि ऐसे 2 ऑक्सीजन है जो -1 वाले। अगर ये बात आपको पहले से पता होती तो आपका आंसर ऊपर से भी सही आता, क्योंकि तब आप क्या करते? तब आप ये कहते कि 2 हाइड्रोजन वाले, सल्फर वाले X, 3 ऑक्सीजन -2 वाले, तो दैट इज -6, और 2 ऑक्सीजन -1 वाले, दैट इज -2, = 0। अब आप देख लीजिए X की वैल्यू। लेकिन सर ये तो बहुत मुश्किल हो गया ना, मुझे ये कैसे पता चलेगा कि 5 में से हमारे 3 ऑक्सीजन ऐसे हैं जो -1 वाले हैं? आज इस टाइम या इस चैप्टर में मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता कि किसी मॉलिक्यूल में परऑक्सी लिंकेज कैसे प्रिडिक्ट की जाती, लेकिन इस तरह से एक जुगाड़ जरूर लगाना चाहिए। वो क्या? अगर मुझे ये आइडिया लग जाए कि सल्फर की मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती, तो जुगाड़ काम करेगा। कैसे? मैं तुम्हें बताता हूं। तुम बताओ सल्फर के बारे में क्या तुम ये जानते हो कि ये ऑक्सीजन फैमिली को बिलोंग करता है? यस सर, यस सर। सल्फर, टेल्यूरियम, फलानियम, वोलोनियम, समझ दुनिया भर की बात। तो अगर ऑक्सीजन, सल्फर, ये लोग, तो ऑक्सीजन फैमिली का ये आदमी है जिसके आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तुम्हें याद है ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन 2,6 होता है, यानी ये कंफर्मेशन सल्फर के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। और अगर सल्फर के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सर इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो 2 इलेक्ट्रॉन आप अंदर देंगे, बताओ समझे? अगर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन इसको अंदर दे दिए तो क्या इसका ऑक्टेट पूरा हो गया? इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसका मतलब ये हुआ सल्फर की एक ऑक्सीडेशन स्टेट -2 जरूर हो सकती है। अच्छा एक और पॉसिबिलिटी है सर, 6 के 6 छुड़वा दीजिए ना सर, 6 के 6 बाहर निकाल दीजिए ताकि अंदर वाला पूरा हो जाए, बताओ समझे भाई? 2 समझो मेरी बात को, मेरा कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बाहर 6 है, ठीक? मुझे इस 6 को या तो पूरा करवा दीजिए या 6 को बाहर निकाल दीजिए ताकि अंदर वाला पूरा हो जाए। मेरी बात समझ रहे हो? तो मेरे पास 2 ऑप्शन है कि सल्फर या तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है
यानी सल्फर जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगा, या सल्फर 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है, दैट मींस उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो सकता है। यानी सल्फर एक ऐसा आदमी है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से लेकर +6 तक वेरी करती रहती। समझो बात, यानी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से +6 तक वेरी करेगी। अच्छा, यही चीज अगर मैं तुमसे नाइट्रोजन के लिए पूछूं तो बताओ क्या जवाब दोगे? नाइट्रोजन एक ऐसा आदमी है जिसका कॉन्फ़िगरेशन 2,5 होता है। आप जरा बताओ 2,5 में क्या हो सकता है? सर कुछ नहीं हो सकता है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, मस्त हो जाएगा। अगर मैंने इसको 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -3, और नहीं तो 5 निकलवाइए सर, अगर इसके 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं तो ऐसे में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5। यानी ये सल्फर -3 से, नाइट्रोजन -3 से +5 अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कर सकता है। क्लियर है ये वाली बात? सब लोग को ये समझ में आ गया? ठीक। अब सल्फर के बारे में एक चीज समझ में आ गई सर, सल्फर की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वो +6 और जो मिनिमम स्टेट है वो -2। नाइट्रोजन की जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -3 है और जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 है। मुझे ये बात समझ में आ गई। चलिए ठीक, अब मैं तुम्हें जुगाड़ बता रहा हूं। अदरवाइज जब हम थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे, जब पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे, तो किसी मॉलिक्यूल में कितनी परऑक्सी लिंकेज है या नहीं, ये प्रिडिक्ट करने का एक जुगाड़ होता है, वो हम बताएंगे। लेकिन अभी क्योंकि उस लेवल पर पहुंचे ही नहीं है, तो अभी हम सिर्फ एक जुगाड़ की बात कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी मैक्सिमम हो सकती है उससे ज्यादा आ रही एक्स वाले मेथड को यूज करके, तो आप समझ लीजिएगा परऑक्सी लिंकेज का झंझट है। आप उसका आंसर वो लिख दीजिएगा जो उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती, 6। बात खत्म। यानी जब आपको लगे कि किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्सीड कर रही है, तो आप समझ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं परऑक्सी लिंकेज की वजह से आंसर गलत आ रहा है। तो जो उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वही उसका आंसर लिख दीजिए। बात खत्म। आपको समझ में आ रहा है सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट इस मेथड से 8 आ रही है, जबकि आपको पता है कि 6 से ऊपर वो जाता नहीं। तो आप इसका आंसर ये सब छोड़िए, सब गलत सलत है, मुझे कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाना, मुझे नहीं आता इसका स्ट्रक्चर, लेकिन फिर भी मैं इसका आंसर लिख सकता हूं। द आंसर विल बी +6। बात खत्म। हाँ बताओ, ये वाली बात समझे कि नहीं? अदरवाइज इसका प्रॉपर तरीका होगा आपको ये पहचानने का कि आपके पास परऑक्सी लिंकेज है, आप अकॉर्डिंगली आंसर निकाल सकते हैं। और दूसरा मैं और बात बताऊं, ये सारे स्ट्रक्चर तुम्हें आगे चल के याद भी करने हैं यार। सल्फर का कंपाउंड है, तुम्हें पता है पी ब्लॉक एलिमेंट एक चैप्टर होता है, उस पी ब्लॉक्स के अंदर ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली के ऑक्साइड्स, उनके एसिड्स और पता नहीं ऑक्सो एसिड्स, दुनिया भर के स्ट्रक्चर्स हैं और भर भर के सवाल पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये तो तुम बच ही नहीं सकते कि सर इन ऑक्सी एसिड्स के हमें स्ट्रक्चर्स भी याद करने पड़ेंगे। हाँ करने पड़ेंगे। तो इसलिए मतलब उतना दिमाग नहीं लगा रहे, अभी हम उस लेवल पर नहीं जा रहे हैं, उतना टेंशन वाले लेवल पे नहीं जा रहे हैं। अच्छा ये भी याद करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, लेकिन अभी सिर्फ एक जुगाड़ बताया जा रहा है। वो जुगाड़ क्या है? बड़ा सीधी सी कहानी है सर, सल्फर 6 से ज्यादा नहीं हो सकता, या 8 आ रहा है तो गड़बड़ हो रही है, 6 लिख दो। और एग्जाम्पल लेते हैं, इसे हटा दे भाई, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि H2S28, याद है ये मार्शल एसिड? कह रहा भाई मार्शल एसिड में सल्फर निकालो। मैंने कहा यार ये तो बड़ा आसान सवाल है, सीधे सीधे जोड़ देते हैं। 2 + 8x -16 = 0, x = +7। बताओ ठीक है? नहीं, जैसे जैसे आता था वैसे निकाल लिया हमने। कहा अरे यार ये तो गलत हो गया, उसने कहा अरे यार गलत कैसे हो गया, एक बार स्ट्रक्चर भी बना ले, क्योंकि मुझे तो आता है। अच्छा 2-4 बार बनाओगे तो याद हो जाएगा। तो ये हमने इसका स्ट्रक्चर भी बना लिया। जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि परऑक्सी लिंकेज की वजह से कुछ गड़बड़ हो रही। चलिए परऑक्सी लिंकेज भी देख लेते हैं। ये आपका OH हो गया, ये आपका OH हो गया, और ये डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड। और तुम्हें दिख रहा होगा कि दोनों सल्फर मेरे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के। तो अगर दोनों सल्फर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के हैं, ये भी +6 है ना? समझ में आ रहा है ये? तो ये हमारे सारे सल्फर जो है ये हमारे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के हैं। तो इससे हमें और ये भी दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर 2 परऑक्सी लिंकेज है, -1 मतलब एक परऑक्सी लिंकेज है जो कि जिसकी वजह से 2 ऑक्सीजन जो है हमारे वो माइनस। लेकिन सर ये तो स्ट्रक्चर से पता चला, यहां से कैसे पता चलेगा? यहां से कुछ नहीं पता चलेगा, यहां से सिर्फ अकल काम आएगी। 7 हो सकती है क्या सल्फर? तो फिर सल्फर की सबसे बड़ी कौन सी थी? तो फिर +6 टिक कर दो, बात खत्म। यानी ये सब गड़बड़ कर दिया आपने, आंसर बिल्कुल +, बात खत्म। सब लोग समझ पा रहे हैं?
यानी, और ये यूनिक एक आध एग्जांपल्स हैं, ये ज्यादा एग्जांपल्स नहीं है, बड़े यूनिक एक आध एग्जांपल्स हैं जहां पेरोक्सी लिंकेज की वजह से दिक्कत आती है। आप इनका जुगाड़ याद करिए। अदरवाइज जो मेन पर्पस था वो ये कि जब कभी भी किसी कंपाउंड के अंदर किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी हो तो उसके कुछ रूल्स बनाए गए हैं, उन रूल्स को यूज करके एक्स वाले मेथड को लगाकर आप उस एलिमेंट की एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर उस तरह के कई एलिमेंट उस मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करते हैं तो उनकी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट तो एक्स वाला मेथड दे देगा, बट एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए उसका स्ट्रक्चर पता होना जरूरी है। आसाम में सही रहा है, कहीं कोई झंझट नहीं है, सिर्फ पेरोक्सी लिंकेज में, क्योंकि ऑक्सीजन जनरली -2 होता है और यहां पर 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जो -1 वाले, तो उसकी वजह से हमारा आंसर जो है वो गलत आ रहा है। और फिर कोई झंझट नहीं, फिर तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते। कुछ समझ पाए भाई? यस सर। अब अगर तुम लोग ये समझ गए हो ना तो हम अपने पर्पस पे आते हैं। हमारा पर्पस ये सब पढ़ने का क्या था? हमारा पर्पस था कि हम एन फैक्टर सॉल्ट्स के कैलकुलेट कर सके। तो अब मैं उस चीज पर भी आना चाह रहा हूं। तुम लोग देख लो, अगर ये और ये अभी बार बार आएंगे, ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने वाला बार बार आता रहेगा, बिकॉज उस एन फैक्टर में यही सब करना है। तो एक बार अगर एक आइडिया सा लग गया हो, वो कुछ 3 4 5 रूल्स हैं, अगर उनको याद कर लिया जाए तो ये आसान से, ये तो यूनिक एग्जांपल्स हैं, ये टफ एग्जांपल्स हैं जो तुम्हारे सामने लिखे गए। ये सिंपल नहीं है क्योंकि इसमें झंझट है, इसमें एक्सेप्शनल केसेस इंक्लूड। अदरवाइज सीधा मेथड क्या है सर? वो एक्स निकालिए, अपना सॉल्व करिए, खत्म। 2 4 आयंस के नाम याद कर लेते हैं, कभी कभार जब फंसेंगे तो आयंस को बुला के काम चला लेंगे, खत्म हो गया। क्लियर है ये? चलिए ठीक, अब आते हैं अपने एन फैक्टर वाली बात पे दोबारा। जल्दी से ये बताओ, एन फैक्टर कैलकुलेशंस के बारे में हम कौन सी बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे सॉल्ट्स के एन फैक्टर कैलकुलेशंस में, और सॉल्ट्स के एन फैक्टर कैलकुलेशंस के बारे में ये डिसाइड हुआ था कि सॉल्ट्स को किस कैटेगरी में डिवाइड किया जाए। तो हमने अपनी तरफ से सॉल्ट को पहली इस कैटेगरी में डिवाइड किया था जिसमें सॉल्ट इन्वॉल्व है किसी रिएक्शन में, बट उसके किसी भी एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही। ऐसे सॉल्ट्स का एन फैक्टर कैसे निकलता है, हम उस बारे में बात कर रहे हैं। सो सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं, फर्स्ट कैटेगरी का सॉल्ट, दैट इज कैटेगरी 1। और इस कैटेगरी 1 को हमने कैसे डिफाइन किया था? नो चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। ये हेडिंग डाल ली थी तुम लोग ने, नो चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हमारी फर्स्ट हेडिंग है। चलिए ठीक है, अगर आपने ये पहचान लिया, क्योंकि अब तुम्हें एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट का एक रफ आइडिया सा लग रहा है, तो अगर आपने ये पहचान लिया कि यार ये एक ऐसा सॉल्ट है जिसमें किसी भी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये हमारी फर्स्ट कैटेगरी का सॉल्ट होगा। और अगर ये डिसाइड हो गया कि ये हमारी फर्स्ट कैटेगरी का सॉल्ट है, तो ऐसे सॉल्ट्स का एन फैक्टर निकालने का सीधा सा एक तरीका है। ऐसे सॉल्ट्स का एन फैक्टर जो होता है वो टोटल कैटाइनिक या टोटल एनाइनिक चार्ज से निकाला जाता है। टोटल कैटाइनिक और टोटल एनाइनिक चार्ज। जो भी कैटायन या एनायन, क्योंकि सॉल्ट तो न्यूट्रल होता है, तो चाहे कैटायन का चार्ज ले लो चाहे एनायन का चार्ज ले लो, दैट इज फिक्स। एनसीईआरटी में यही एक सॉल्ट, इसी तरह से एन फैक्टर के बारे में थ्योरेटिकल डिस्कशन किया गया है, बट नीट के पेपर में भी और मेंस के पेपर और एडवांस के पेपर में और भी सारी कैटेगरीज पर सवाल पूछे जाते हैं। तो इसलिए मुझे पता होना चाहिए ये फर्स्ट कैटेगरी का सॉल्ट होगा जिसमें कुछ नहीं हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल तुम्हारे सामने लिख देता हूं। अरे यार, एक बड़ा इंपॉर्टेंट वो लिखना भूल गया, हालांकि शायद तुम्हें पता होगा। अगर मान लो मैं तुमसे कहूं कि कैल्शियम कार्बोनेट की हीटिंग करते वक्त अगर कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बने, जो कि हमें पता है, तो क्या आप बता सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का एन फैक्टर क्या हो? तो मैंने कहा देखिए बिल्कुल बता सकता हूं, मुझे सबसे पहले ये बताइए कैल्शियम कार्बोनेट एसिड है? वो कह रहा कैसी बातें कर रहे हो, ना बेस से रिएक्ट कर रहा है, एसिड तो नहीं। हमने कहा फिर ये बेस होगा? कह रहा नहीं बेस भी नहीं है क्योंकि ये एसिड से रिएक्ट नहीं कर रहा है, ये सब हीट किया जा रहा है, दैट मींस कैल्शियम कार्बोनेट इज अ सॉल्ट। ठीक, इफ इट इज सॉल्ट either it belongs to our first category salt, if it belongs to our first category salt the n factor is known, but अगर ये फर्स्ट कैटेगरी को बिलोंग नहीं करता है तो मुझे नहीं पता n फैक्टर कैसे निकलता है, मैंने पढ़ा ही नहीं, मुझे तो सिर्फ फर्स्ट कैटेगरी का आइडिया। सर अगर ये फर्स्ट कैटेगरी को बिलोंग करेगा तो ठीक, नहीं तो ऐसी की तैसी। चलिए ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी को बिलोंग करते वक्त आपको क्या चेक करना चाहिए कि इस सॉल्ट के अंदर जो जो एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर बदलना नहीं चाहिए। क्लियर? ठीक, कैल्शियम के बारे में कोई बात करनी चाहिए कि क्या ये बदला या नहीं बदला? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए सर, एल्कलाइन अर्थ मेटल है, ये हमेशा +2 होता है। देखो वो रूल याद नहीं करोगे कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए आज कम से कम जाके वो रूल याद करने ला, एल्कलाइन अर्थ मेटल हमेशा +2 होते हैं। तो इसको सोचना ही नहीं है सर, कैल्शियम को चेक मत करिए सर, ये यहां भी +2, यहां भी +2, वहां भी +2, वहां भी +2, हर जगह ये +2 होगा। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हमेशा +2 होते हैं, उसमें चेक करने की जरूरत नहीं। गड़बड़ कौन करता है सर? गड़बड़ सर कार्बन करता है। जनरली कार्बन कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। आप कार्बन को ही चेक कर लीजिए सर, वही झंझट करेगा। चलिए कार्बन को चेक करते हैं। कार्बन को जब आप चेक करेंगे तो आप पता नहीं तुम कर पाते हो कि नहीं, कार्बन यहां पर प्लस हो रहा है। कैसे निकाला सर? वही पुराना तरीका है। वैसे तो मैं उस आयन को लिखना भूल गया, लेकिन ये इतना कॉमन आयन है कि मेरे ख्याल से सब लोग जानते होंगे। दिस इज कार्बोनेट,
सुना है तुमने? ये कार्बोनेट आयन है, बड़ा कॉमन सा आयन है, तो इसको भी याद कर लेते हैं। कार्बोनेट आयन है जिसके ऊपर -2 का चार्ज होता है। कार्बोनेट आयन इज -2 का चार्ज। ठीक, बहरहाल उसकी भी जरूरत नहीं है। कैल्शियम हमें पता है, कार्बन को x मान लेते हैं, ऑक्सीजन जनरली -2 होता है। कितना आएगा कार्बन? निकाल लोगे +4, समझ में आ रहा है ना? 2 + x - 6 = 0, x = +4। अच्छा, इधर आते हैं। और ऑक्सीजन जनरली क्या है हमारा? -2। इधर आते हैं। कैल्शियम तो सर हमेशा +2 होगा, ऑक्सीजन हमारा -2 होगा, CO2 के अंदर कार्बन +4 होगा, ऑक्सीजन -2 होगा। निकाल लोगे? x - 4 = 0, x = +4 कर लोगे? क्या कैल्शियम बदला? वो तो बदल ही नहीं सकता। क्या कार्बन बदला? नहीं। क्या ऑक्सीजन बदला? सर ये हमारा पहले कैटेगरी का सॉल्ट है सर, ना कैल्शियम बदल रहा, ना कार्बन बदल रहा, ना ऑक्सीजन बदल रहा है। दिस बिलोंग्स टू आवर फर्स्ट कैटेगरी सॉल्ट एंड द एन फैक्टर ऑफ फर्स्ट कैटेगरी सॉल्ट इज टोटल कैटायनिक और टोटल एनायनिक। अब इसमें जल्दबाजी में बच्चे गलती क्या करते हैं, वो कहते हैं कैटायनिक चार्ज का मतलब हो गया कैल्शियम का 2 और कार्बन का 4 यानी 6। ये चार्जेस नहीं है, ये फीलिंग है। हम बता चुके थे ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज की वो फीलिंग होती है जो एलिमेंट पर तब आती है जब डंडे टूटते हैं। ना डंडे टूटते हैं ना चार्ज आता है, ये सिर्फ वो फील करता है। बात समझ रहे हो? चार्ज कौन सा है सर? कैल्शियम कार्बोनेट का कैटायन कैल्शियम, एनायन कार्बोनेट। बात समझ रहे हो? यानी कैल्शियम कार्बोनेट अगर आपका फर्स्ट कैटेगरी का सॉल्ट है तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो कैटायनिक पार्ट होगा वो कैल्शियम +2 होगा और जो एनायनिक पार्ट होगा वो कार्बोनेट आयन होगा। +2 -2 द आयन फैक्टर इज आइदर +2 और -2 दैट इज 2। यानी इस कैल्शियम कार्बोनेट का जो कि फर्स्ट कैटेगरी का सॉल्ट है, इसका आयन फैक्टर या तो टोटल कैटायनिक चार्ज से निकाल लो या फिर टोटल एनायनिक चार्ज से निकाल लो, दैट मींस द आयन फैक्टर इज 2। कुछ समझ पाए? हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव 2? नहीं, कोई पॉजिटिव नेगेटिव। आइदर देखो, चार्ज ऐसे तो कभी भी चार्ज बराबर नहीं होगा। कैटायनिक चार्ज एनायनिक चार्ज के बराबर सिर्फ होता है मैग्नीट्यूड वाइज, वरना तो कभी बराबर नहीं हो सकता ना। एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। बात समझ रहे हो कि नहीं? यानी आपका जो है वो या तो कैटायन का चार्ज या एनायन का चार्ज, मैग्नीट्यूड पुट करना है, यानी या तो +2 लिख दो या -2, दैट इज 2। सो द आयन फैक्टर इज 2। सिर्फ मैग्नीट्यूड। यानी सबसे पहले ये डिसाइड करिए कि क्या ये फर्स्ट कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है। अगर ये सॉल्ट फर्स्ट कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, वो कैसे डिसाइड करेंगे? आप सारे चार्जेस को, ऑक्सीडेशन स्टेट्स को चेक कर लीजिए, किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक, कैल्शियम नहीं बदला, कैल्शियम तो कभी बदलता ही नहीं, कार्बन नहीं बदला, ऑक्सीजन नहीं बदला, तो ऐसे में सर ये फर्स्ट कैटेगरी का सॉल्ट। अगर ये फर्स्ट कैटेगरी का सॉल्ट है तो फर्स्ट कैटेगरी के सॉल्ट का आयन फैक्टर कैटायनिक चार्ज से या एनायनिक चार्ज से, बिकॉज दोनों बराबर होते हैं। तो आप डिसाइड करिए कि इस सॉल्ट का कैटायन कौन। इस सॉल्ट का कैटायन कैल्शियम और इस सॉल्ट का एनायन कार्बोनेट। चार्ज कितना है दोनों पर? 2 का चार्ज है, तो एन फैक्टर इज 2। निगेटिव पॉजिटिव के चक्कर में मत पड़ो, बिकॉज कैटायन एनायन के चार्जेस कभी भी साइन के साथ बराबर नहीं हो सकते। यार कैसी बातें करो, अपने आप सोचो ना यार, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज बराबर थोड़े होंगे, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड से इक्वेट किए जाते हैं। तो आपका एन फैक्टर या तो कैटायन का चार्ज 2 लिख दो या एनायन का चार्ज 2 लिख दो, दैट इज 2। क्लियर है? जैसे मान लीजिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए वो आपसे कहे कि भाई ये बताइए इस AgNO3 का एन फैक्टर क्या है, इस रिएक्शन में AgNO3 का एन फैक्टर क्या। तो एक बार चेक करके देख लेते हैं। चेक करो भाई। सर ये बड़ा डाउट हो रहा है सर, Ag के बारे में तो हम नहीं जानते, लेकिन सर नाइट्रेट के बारे में हम जानते हैं। और वैसे अगर तुम नहीं जानते हो तो आज जान लो, सिल्वर हमेशा +1 होता है, सिल्वर इज ऑलवेज +1। ठीक, लेकिन सर नाइट्रेट के बारे में क्योंकि मुझे -1 का पता है तो सिल्वर हमारा +1 हो गया। अब बताइए जरा नाइट्रोजन कितना, कैसे निकालेंगे? सर नाइट्रेट को बाहर निकालिए, अभी आ जाएगा। नाइट्रेट को बाहर निकाल लाते हैं। नाइट्रेट को जब आप बाहर निकालेंगे कितना चार्ज होता है? -1। तो x - 6 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू +5। सर नाइट्रोजन हमारा यहाँ +5 और ऑक्सीजन जनरली -2 ही होता है। पोटेशियम +1, आयोडाइड -1, सिल्वर +1, आयोडीन -1, पोटेशियम हमेशा +1। नाइट्रोजन नाइट्रेट है तो 5 ही होगा, ये 5 हो गया, ये -2 हो गया। अपने आप समझो भाई, क्या सिल्वर बदला? बदल ही नहीं सकता सर। क्या नाइट्रोजन बदला? नहीं बदला, जबकि बदल सकता था। नाइट्रोजन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन यहां भी 5 है और वहां भी 5 है। ऑक्सीजन सर जनरली -2 उधर भी है, -2 इधर भी। अल्टीमेटली सिल्वर नाइट्रेट वो सॉल्ट है जिसमें कोई भी एटम अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं कर रहा है। और ऐसे सॉल्ट्स का फैक्टर या तो कैटायन का चार्ज या एनायन का चार्ज। और सिल्वर नाइट्रेट का जो कैटायन है वो सिल्वर प्लस है, दैट इज Ag+, और जो एनायन है वो नाइट्रेट आयन है, NO3-। सो द आयन फैक्टर इज 1। यानी सिल्वर नाइट्रेट का एन फैक्टर 1। क्यों? क्योंकि ये हमारी फर्स्ट कैटेगरी को बिलोंग करता है। यानी वो सॉल्ट जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी को बिलोंग करेंगे उनके एन फैक्टर कैटायनिक या एनायनिक चार्ज से निकालें।
नहीं तो चार्ज बराबर होंगे, लेकिन टोटल कैटायनिक नहीं, यही कैटेगरी होगी। अभी करते हैं एक सेकंड भाई, तब भी चार्ज तो सेम ही होगा ना, चार्ज तो न्यूट्रल है, जैसे कैल्शियम नाइट्रेट होता है तो CaNO3 होल ट्वाइस हो जाएगा, तो नाइट्रेट पे नेट चार्ज तो -1 होता है, बट 2 नाइट्रेट है ना, -2 हो जाएगा, तो n फैक्टर 2 लेंगे। समझ में आया भाई? कोमल क्लियर है यहां तक? Yes, sir. अशरफुल ठीक है बेटा? यस सर। देखो ये फर्स्ट कैटेगरी का सॉल्ट हो गया है ना, और एनसीईआरटी में यही कैटेगरी को ज्यादा जोर दिया जाता है कि सॉल्ट्स का फैक्टर तो कैटायनिक एनायनिक चार्ज से निकाला जाता है, जबकि ऐसा नहीं, सॉल्ट्स का फैक्टर कैटायनिक एनायनिक चार्ज से सिर्फ तब निकाला जाता है जब सॉल्ट फर्स्ट कैटेगरी को बिलोंग करे। वो कैटेगरी हमारी वाली, मतलब ऐसी कोई फिक्स कैटेगरी नहीं हमने डिसाइड की है, यानी ऐसा सॉल्ट जिसमें कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे सॉल्ट का फैक्टर कैटायन एनायन का चार्ज डिसाइड करे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सॉल्ट रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, और उस केस में उसके किसी एटम के साथ गड़बड़ शुरू हो जाती, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम नहीं रहती, तो ऐसे में फैक्टर इस मेथड से नहीं निकलता। तो अब मैं अपनी सेकंड कैटेगरी पे जाने वाला हूं, और मेरी सेकंड कैटेगरी ये कहती है कि अब आपको ऐसे सॉल्ट्स के बारे में डिस्कशन करना है, दैट इज कैटेगरी 2। ये कैटेगरी 2 ये कहती है कि व्हेन देयर इज अ चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वन एटम, ओनली वन की बात कर रहे हैं, वन एटम ऑफ द सॉल्ट, ये हमारी सेकंड कैटेगरी। और फिर थर्ड कैटेगरी क्या बनाएंगे? एक से ज्यादा लोगों के साथ बदतमीजी हो रही। तो अभी हम पहली कैटेगरी, जो पहली कैटेगरी थी वहां कुछ नहीं हो रहा, दूसरी कैटेगरी एक के साथ गड़बड़, और तीसरी कैटेगरी में बहुत सारे लोगों के साथ गड़बड़, ताकि समझ लो एक ग्रेजुअली समझेंगे। तो अब ये कैटेगरी आ गई जिसमें एक एटम ये कह रहा है भाई नहीं 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 नहीं, हमारे साथ गड़बड़ हो रहा, हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कांस्टेंट नहीं, वो बदल रहा। तो ऐसे में ये तो क्लियर है सर, एन फैक्टर कैटायनिक एनायनिक चार्ज से तो नहीं निकले, है ना, क्योंकि वो तो फर्स्ट कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो ऐसे में अगर आप एन फैक्टर निकालना है, अगर आपने पहचान लिया कि ये आपका सॉल्ट इस कैटेगरी को बिलोंग करता है, तो आपका जो सॉल्ट होगा उसका जो एन फैक्टर निकल के आएगा वो एन फैक्टर होगा मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, ये देखने में ऐसा उल्टा सीधा लगेगा वरना बड़ा सीधा है, बाय पर मोल ऑफ द सॉल्ट, पर मोल ऑफ द सॉल्ट। हाँ, जितना डिफरेंस आया वही है, पर मोल ऑफ द सॉल्ट। यानी अगर आपने ये पहचान लिया कि भाई साहब आप हमारी फर्स्ट कैटेगरी को बिलोंग करने वाले सॉल्ट हैं, तो ऐसे में आपका इनफैक्टर जितने भी मोल्स इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर हो रहे हैं पर मोल, दैट विल बी द इनफैक्टर। मैं अभी समझाता हूं, लेकिन ये कंफर्म है सर कैटायनिक एनायनिक चार्ज तो नहीं, ये तो क्लियर। अब निकाला। हाँ, आगरा में किसी को डाउट है बेटा? वैभव? यस सर। कोई पब्लिक पूछ रही है? नो सर। तुम लोग का टेस्ट हो चुका यार, जो होना था? हो गया। यस सर। कब था? कल परसों। तो पास हो रहे हो वैभव? यस सर, पास हो गए। पास ही हो रहे हो? अच्छा अच्छा। नहीं सर, एक नंबर भी। नंबर पता चल गए? नंबर जोड़ लिए? 85 आए। 85 आए थे। कितने नंबर का पेपर? 100 का। अच्छा शाबाश। और किसी के कुछ आए 85 से ज्यादा आगरा में किसी के? सर 85 मेरे भी। 85 शुभ के भी आए, शाबाश शुभ। और कोई? किसी के 10 आए? 10 0 -1 है? हमारे यहाँ है ऐसे, हमारे यहाँ है, यहाँ जहां से हम क्लास ले रहे हैं वहां है इस तरह, इसलिए हम पूछ रहे थे। ये नंबर अपने इंप्रूव करो और इंप्रूव करो। वैभव कोशिश करो भाई, शुभ और कोशिश करो, जिनके 40 आए हैं, 30 आए हैं, 25 आए हैं, 50 आए हैं, और इंप्रूव करें यार। तो बड़ा ये टेस्ट के चक्कर में मत पड़ना। बस हम ये टेस्ट के बारे में जो पूछ रहे हैं ये इसलिए नहीं पूछ रहे कि हम तुम्हें जलील करना चाह रहे हैं, समझ लो, या फिर समझ लो, ऐसा कोई पर्पस नहीं है हमारा। हम तो ये बताना चाह रहे हैं कि पेपर होता है ना, वो दिया जाता है, उसके बाद उसके नंबर आ जाते हैं, नंबर आके वो देख लिए जाते हैं बस, और कुछ और नंबरों का कुछ नहीं किया जाता है ना। वैभव 85 मार्क्स का अचार डालेगा, या जिसके 2 आए वो अचार डाले, कुछ नहीं करना है, बस भूल गए, खत्म। ये रेगुलर एक प्रैक्टिस में डालो। टेस्ट होगा, टेस्ट देना है, नंबर मिलेंगे, टेस्ट होगा, टेस्ट देना है, नंबर मिलेंगे। तुम देखोगे कि एक प्रैक्टिस में आ जाओगे तुम टेस्ट की मोड में, उसके बाद देखना ये नंबर इंप्रूव करना स्टार्ट करें।
मतलब कुछ बच्चों को टेस्ट का मतलब लगता है कुछ नया अलग, जैसे स्कूल के बच्चों को यही लगता है ना हमारे यूटी आ रहा है, ऐसा टेस्ट हो रहा है, हमारे वो फलाना एग्जाम आ रहा है, ये ऐसा बस यही माइंड से हटाना है ना, संडे से टेस्ट देने आ रहे हैं ऐसे, जैसे नॉर्मल क्लास होती है, टेस्ट देख चले गए, नंबर कितना है, नंबर खराब आए, कोई बात नहीं, अगला टेस्ट में आएंगे, अगली बार खराब, कोई बात नहीं, अगली बार, मतलब वो इतना फ्री हो जाए मामला, पता ही ना चले। लेकिन फिर वही वाली बात आती है कि मुझे ऐसा लगता है कि कभी ना कभी दिमाग में ये बात जरूर आनी चाहिए कि अब इन टेस्ट के मार्क्स को इंप्रूव करना चाहिए, तो उसके लिए थोड़ी सी प्लानिंग बनानी चाहिए। यानी आप दिमाग इसमें नहीं लगेगा हमारा संडे को टेस्ट, हमारा संडे को टेस्ट है, हमारा दिमाग इसमें लगना चाहिए यार एक टेस्ट आने वाला है, उस टेस्ट में क्या प्लान करें। ऐसा करते 3 के 3 घंटे फिजिक्स करें। मतलब तुम तो ये नहीं कर सकते, पता नहीं क्यों नहीं कर सकते, मुझे तो नहीं पता, मतलब पता नहीं ये सजेशन देना एज ए टीचर सही भी है कि नहीं, लेकिन हमने ये हरकतें की, हमने ये हरकत खूब की है कि भाई ऐसा है, ऐसी की तैसी केमिस्ट्री की, ऐसी तैसी मैथ्स की। इस बार जो संडे को टेस्ट होगा उसमें फिजिक्स करके आएंगे, क्योंकि फिजिक्स खूब प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, पूरे हफ्ते फिजिक्स लगाएंगे और फिजिक्स का पेपर 3 घंटे करके आएंगे और 100 में 100 ला के दिखाएंगे। उससे एक अंदर से सिर्फ कॉन्फिडेंस आता, कुछ नहीं होता। और वैसे भी किसी को माला थोड़ी ना पहना दी जाती है कि तेरे केमिस्ट्री में 100 आ गए, फिजिक्स में 100 आ गए, सर कुछ नहीं होता सर। कम से कम हमारे अंदर तो एक कॉन्फिडेंस आएगा मेरे फिजिक्स पढ़ने के बाद 100 में 100 आए। मेरी बात तुम समझ लो कि नहीं? क्योंकि इतने टेस्ट होंगे, एक्सपेरिमेंट करने में कुछ नहीं जाता तुम्हारा, कोई कुछ नहीं पूछने वाला, ना कुछ कहने वाला। कुछ सोचा करो यार, ये सब अलग अलग दिमाग। या ऐसे करते हैं सर, आधा घंटा फिजिक्स, आधा घंटा मैथ्स, आधा घंटा, और बचे हुए टाइम में ऐसे कुछ भी प्लान करो ना यार। इतने टेस्ट मिलेंगे, तुम एक पूरा एक्सप्लोर करो। सब कुछ करने के बाद जब तुम हार जाओगे तो हम तुम्हें बताएंगे सही तरीका वैसे क्या होता है। लेकिन सबके लिए सही होता है कि नहीं ये नहीं पता, बट जनरली जितने बच्चों से बात हुई है उनके लिए ये तरीका काफी सही है। 3 घंटे के पेपर में आप तीनों सब्जेक्ट को 50 मिनट दे दिया करिए। और फर्स्ट, चलो इस बारे में बाद में बात करेंगे कि कैसे डिस्कशन, कैसे पेपर अटेम्प्ट किया जाए, बट ऑब्जेक्टिव पेपर को अटेम्प्ट करने का एक अच्छा तरीका है। लेकिन तुम अभी एक्सप्लोर करो, खूब तरीके एक्सप्लोर करो कि सर मैं तो पहले फिजिक्स करता हूं तभी मेरे नंबर आते हैं। कैसे पता चलेगा? सर मैंने 2 बार करके देख लिया। वो 2 बार देने का मौका मिलेगा? अरे सर यहां तो लाइन लगी पड़ी है टेस्ट की, इतने मौके मिलेंगे जिसका कोई वही नहीं है। इसलिए जो एक्सपेरिमेंट करने वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। स्कूल में एक्सपेरिमेंट करोगे नंबर कम आएंगे, घर में जूते पड़ेंगे, तुम्हें पता। यहां एक्सपेरिमेंट करोगे तो एटलीस्ट कहने को तो होगा, अरे आप लोगों को क्या पता है, आप जानते हैं आईटी क्या होता है, अरे बोल दिया को घर वालों क्या समझ में आएगा, समझ लो। आप चुप रहिए, आपको समझ में नहीं आएगा, समझिए बात को। इस बार हमने सिर्फ फिजिक्स किया था, सिर्फ फिजिक्स किया था, देख रहे हैं आप 100 में से 99, 99, 98 नंबर, 95 नंबर आए। ओहो, ऐसे बेवकूफ बना दो। एक आध टेस्ट में करो जुगाड़बाजी, कुछ समझ में तो आएगा यार कि क्या क्या तरीका है। हालांकि तुम जानते हो इस चीज से फायदा कभी नहीं मिलता कि 100 में 100 एक सब्जेक्ट में आ जाए और बाकी में खराब नंबर आ जाए। फायदा तभी मिलेगा जब तीनों में एक अच्छा स्कोर किया जाए। उस चीज की प्लानिंग अगर तुम बनाना शुरू कर दो ना तो बड़ा फायदा होगा। अब जैसे एक बच्चा कह रहा है सर मेरे केमिस्ट्री में ठीक नंबर आ गए, मैथ्स फिजिक्स में थोड़े से खराब रह गए, इससे भी फायदा नहीं यार। कुछ ऐसा जुगाड़ लगाया जाए और यही सब करना है हमें। अब जैसे एक आइडिया कम से कम इतना तो रियलाइज हुआ कि केमिस्ट्री में आ गए, मैथ्स फिजिक्स में कम रह गए, तो अगली बार कुछ ऐसा जुगाड़ लगाते हैं सर इसके भले ही थोड़े से कम हो जाए, ये उड़ जाएंगे। यही मैनेज करना है यार, उसके बाद आदमी का काम चल जाता है। तो सब लोग टेस्ट जरूर दिया करो। बहुत सारे बच्चे टेस्ट नहीं देते, एक तो ये हरकत मत किया करो, टेस्ट जरूर दिया करो। और टेस्ट के नंबर से बिल्कुल परेशान मत हुआ, बिल्कुल परेशान नहीं, बस एफर्ट्स बढ़ा दिया करो, परेशान मत हुआ, ठीक है ना। बहरहाल, तो ये जो हमारा जो कैटेगरी बन रही है, इस कैटेगरी में क्या डिसाइड हुआ है कि अगर किसी एलिमेंट ने गड़बड़ की तो एन फैक्टर निकालने का अपना एक नया तरीका होगा जिसका कैटायनिक एनायनिक चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए किसी रिएक्शन में KMnO4 अपना काम कर रहा है। हम सब जानते हैं KMnO4 इज पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि एक तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करता है। तो मैंने कहा KMnO4 से भाई ये बताइए आप जिस रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं आपके साथ क्या हो रहा है। तो सवाल में एक हल्की सी हिंट दी गई है कि KMnO4 जो है रिएक्शन के दौरान मैग्नीज के एक ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है जिसमें मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +2। सवाल में बता दिया गया है कि KMnO4 एक ऐसे मॉलिक्यूल, एक ऐसी रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं लिखी है मैंने, रिएक्शन में तो ऑब्वियसली KMnO4 किसी के साथ रिएक्ट कर रहा होगा। जब वो उसके साथ रिएक्ट कर रहा होगा तो KMnO4 का मैग्नीज जो है वो किसी एक ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ जिसमें मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। जैसे मान लीजिए ये बन गया MnCl2। अगर MnCl2 बन गया तो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकल के आएगी सर? +2 आ जाएगी। यानी अब वो पूछ रहा है कि बताइए KMnO4 का एन फैक्टर क्या है। अगर KMnO4 का मैग्नीज +2 मैग्नीज में कन्वर्ट हो रहा है, यानी मैग्नीज की नई ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो बताइए KMnO4 का एन फैक्टर क्या है। अब तुम्हें बताओ, क्या ये KMnO4 फर्स्ट कैटेगरी का सॉल्ट? फर्स्ट कैटेगरी सर, फर्स्ट कैटेगरी में तो कुछ भी नहीं होता। हमें यहां पर मैग्नीज पे भरोसा नहीं, क्योंकि K हमारा आदमी है सर, K कभी नहीं बदलता, K हमेशा +1 होता है, तो K के बारे में कोई डाउट नहीं है। ऑक्सीजन जनरली -2 होता है सर, हमें कोई परेशानी नहीं, सारी परेशानी मैग्नीज से, ये गड़बड़ करता है। तो उसने कहा चेक कर लेते हैं। क्या पहचान पा रहे हो? पहले मैग्नीज 7 है, सब लोग निकाल पाओगे मैग्नीज को +7? K1 मैग्नीज X, ऑक्सीजन -8,
इज इक्वल टू 0, मैग्नीज आ गया +7। क्लियर? Yes, sir. और यहां मैग्नीज +2, अरे सर ये तो गड़बड़ हो गई, मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही, और अगर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है तो ये किसी भी सूरत में फर्स्ट नहीं करेगा। ये हमारी सेकंड कैटेगरी का सॉल्ट है जिसमें एक आदमी मैग्नीज के साथ गड़बड़ हो रही, और अगर ऐसा है तो इस तरह के सॉल्ट्स का फैक्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से निकाला जाता है। अब आप क्या देख पा रहे हैं कि 7+ का अगर +2 में जाए तो साफ समझ में आता है ऐसा आदमी 5 मोल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा बाय पर मोल ऑफ KMnO4। बताओ समझे? 7 की चीज प्लस वाली अगर +2 में जा रही है तो इसका मतलब 5 मोल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाएंगे, तो ऐसे में इसका जो एन फैक्टर निकल के आएगा वो 5 निकल। सो एन फैक्टर ऑफ KMnO4 इन दिस रिएक्शन इज 5। अच्छा, अब ये तो एक बिल्कुल सीधी सीधी बात करते हैं, अब और अंदर चलते हैं जरा। सही तरीका क्या है? जैसे मैं बोल रहा हूं तुम वैसे याद करना, कभी गलती नहीं होगी। +7 से +2, 5 का चेंज 1 की वजह से। ये जो मैं बोल रहा हूं ना 1 की वजह से, ये आपको साथ में बोलना है। ये इसलिए नहीं बोल रहा कि यहां 1 मैग्नीज है, ना ना ना, ये बोलना ही साथ में, यानी 7 से 2, 5 का चेंज 1 की वजह से। अब चेक करो कितने मैग्नीज हैं, तो फिर 5 × 1, दैट इज आंसर इज 5। अगर 2 मैग्नीज होते तो कैसे बोलते? 7 से 2, 5 का चेंज 1 की वजह से। अब देखो कितने हैं, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 1 की वजह से तो साथ में बोलना है कितने, घूम के मल्टीप्लाई कर देना, बात खत्म। यानी इस लाइन को याद कर लेते हैं, 7 से 2, 5 का चेंज 1 की वजह से, और है कितने मैग्नीज, 1 ही है। इधर कितने हैं इससे मतलब नहीं है मुझे, इधर कितने हैं, इधर 1 ही है, तो इसका मतलब एन फैक्टर 5 × 1, दैट इज 5। कुछ समझ पाए? और एग्जाम्पल लेंगे अभी, और कई एग्जाम्पल लेते हैं। याद क्या करना है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये हरकत जो KMnO4 यहां दिखा रहा है, ये KMnO4 ऐसी हरकत एसिडिक एनवायरनमेंट में करता है, ये बात याद करना। IIT के पेपर और नीट के पेपर में तो इसी साल पूछा गया है, और हर साल पूछा जाता है। IIT पेपर में भी ये बात कई बार डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में पूछी जा चुकी है कि KMnO4 एसिडिक मीडियम में किस मैग्नीज के आयन में कन्वर्ट होता है, या मैग्नीज की किस ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होता है। तो एसिडिक मीडियम में KMnO4 का मैग्नीज +7 +2 में कन्वर्ट होता है, और ऐसे में उसका एन फैक्टर 5 कंसीडर किया जाता है। तो अगर वो सवाल में ना भी बताता, सिर्फ इतना लिख देता कि व्हाट विल बी द एन फैक्टर ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, द एन फैक्टर ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम विल बी 5। क्यों? क्योंकि मैग्नीज 7 से 2 में आए। ये आपको पहले से याद करके चलना है, एनसीईआरटी में मेंशन भी किया गया। क्लियर है यहां तक? चलिए ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब जरा सब लोग सोच के बताना फटाक से एकदम। अगर यही रिएक्शन, वो स्टेटमेंट रिपीट कर दो ना। हाँ एक से अभी इस वाले एग्जांपल्स में एग्जांपल में रिपीट करता हूं। बताओ एन फैक्टर 1, कुछ करना ही नहीं। कैसे सर? मैग्नीज +7 है, यहां देखिए ना, मैग्नीज +7 है, यानी KMnO4 में मैग्नीज +7 है, और यहां मैग्नीज +6 में है। कैसे निकालेंगे एन फैक्टर? 7 से 6, 1 का चेंज 1 की वजह से, और 1 ही मैग्नीज है, सो 1 × 1, एन फैक्टर इज 1। यानी ये आएगा एन फैक्टर, और ऐसी हरकत बेसिक, स्ट्रांगली बेसिक एनवायरनमेंट में KMnO4 करता है। बिल्कुल याद रखना है ये वाली बात। यानी KMnO4 मैग्नीज +6 में कन्वर्ट होगा, यानी मैग्नीज के ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट होगा जिसमें मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, और उसका एन फैक्टर 1 कंसीडर किया जाएगा हाईली बेसिक एनवायरनमेंट में। और यही बात एक चीज और जोड़कर करी जाती है कि अगर यही KMnO4 न्यूट्रल या स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम में होता तो ये मैग्नीज +4 में कन्वर्ट होता। दिस इज न्यूट्रल एनवायरनमेंट, न्यूट्रल और वीक या स्लाइटली बेसिक। हाँ, और ऐसे में इसका एन फैक्टर निकाल लोगे अपने आप 3। 7 से 4, 3 का चेंज 1 की वजह से, 1 ही मैग्नीज है, सो एन फैक्टर इज 1 × 1, सॉरी 4 3 × 1, दैट इज 3। क्लियर है? ये तीनों बातें याद कर लोगे सब लोग। ये याद रखनी है, मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूं याद करने के लिए क्योंकि बहुत सारे सवाल मैंने ऐसे देखे हैं जिसमें वो कहता है कि KMnO4 का कुछ इन्वॉल्वमेंट है, कुछ सवाल दिया, आपको पता होना चाहिए कि KMnO4 का एन फैक्टर क्या है। वो सिर्फ मीडियम बताएगा आपको। बेसिक मीडियम है तो एन फैक्टर 1, एसिडिक मीडियम है एन फैक्टर 5, न्यूट्रल मीडियम या वीकली बेसिक एनवायरनमेंट है तो एन फैक्टर इज 3। ये बिल्कुल याद करना है। अच्छा, अब ये नोट कर लिया। अब मैं पूछता हूं, तुम बताना। लिख तो लोगे, जब आधा पन्ना ही भरना है तुम्हें पूरी क्लास में।
बताइए, एक पन्ने वो 4 आयन के नाम लिखे हैं और यहाँ 2 आदमी बनाए बस। कि घर जाते हो तो घर में पूछते हैं कि क्या पढ़ के आए हो? ऐसा डाउट नहीं होता कि टहल के तो नहीं आ गया कहीं, छोड़ के जाते और लेने आते। हटा दे भाई। हाँ, एक पेज में K2Cr2O7 Cr+3 में कन्वर्ट हो रहा है। और ऐसी हरकत K2Cr2O7 जनरली एसिडिक एनवायरनमेंट में करता है और एसिडिक एनवायरनमेंट में ही क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बदलती है। बताओ एन फैक्टर। हमें नहीं पता, जो है तुम्हारे सामने, ये तो अपने आप करना है। पोटेशियम डाइक्रोमेट हटा के कर लो, ये नहीं तो के का तो पता ही, हटाने की क्या जरूरत, के का तो पता ही होता 2 1 है। +6 आएगा, है ना? कैसे बोलेंगे? 6 से 3, 3 का चेंज 1 की वजह से, और है कितने? तो 3 × 2 कितना? 6 से 3, 3 का चेंज 1 की वजह से, 2 क्रोमियम है, सो एन फैक्टर विल बी 6। क्लियर? और निकाल के देखो। बताओ इन दोनों आदमियों का एन फैक्टर। आर्सेनिक, आर्सेनिक, AS इज आर्सेनिक। क्यों? Cu की कितनी है उधर? +2, और इधर -2 है। ये तो कॉपर का कोई चेंज हुआ नहीं, तो उसको छोड़ देते हैं। सल्फर उधर कितनी है? इधर सल्फर, इधर 4 है ना? ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकाल पा रहे हो सल्फर की? भाई इधर कॉपर देखो, वही वाली झंझट है सर, कॉपर तो वेरिएबल होता है और सल्फर भी वेरिएबल होता है। अरे कोई बात नहीं, अकेला सल्फर तो -2 होता है ना, तो इसका मतलब दिस सल्फर इज -2, दिस कॉपर इज +2। क्लियर है? अब इधर भी कॉपर +2 है, तो क्या कॉपर चेंज हुआ? नहीं, लेकिन सल्फर यहां -2 है और यहां +4। निकाल लोगे ना x, अरे x -4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4। इसमें क्या परेशानी है? ये 4। अच्छा, कॉपर चेंज नहीं हो रहा बट सल्फर तो चेंज हो रहा है सर, -2 से +4 में जा रहा है। इलेक्ट्रॉन ले रहा है या दे रहा है? -2 से प्लस में बढ़ना यानी इलेक्ट्रॉन लूज करना, और इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। यानी यहां पर सल्फर ऑक्सीडाइज हो रहा है और वो -2 से +4 में जा रहा है। -2 से +4, 6 का चेंज 1 की वजह से, और एक ही सल्फर है, एन फैक्टर 6। बताओ समझे? सो यानी इसका मतलब ये हुआ सर, ये रिएक्शन एक कंप्लीट रिएक्शन नहीं है। ये अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इसका मतलब इसको कोई ना कोई ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, समझ रहे हो? लेकिन मैं पूरी रिएक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं अगर CuS का ये चेंज आपको आइडिया है, दिया गया है, तो ऐसे में CuS या क्यूप्रिक सल्फाइड का जो एन फैक्टर होगा दैट विल बी 6। -2 से +4, -2 से +4 में कितने का चेंज आता है? 6 का। एक सल्फर की वजह से, और एक ही सल्फर है, यानी एन फैक्टर विल बी 6। क्लियर? कृष्ण समझ में आया भाई? कृष्णा गुप्ता? यस सर। अक्षरा सही है बेटा? यस सर। पीयूष जाग रहे हो? यस सर। आदित्य उठ जाओ बेटा।
यस सर। ठीक है। अच्छा, अब जैसे यहां पर इस पे बात करते हैं। अब देखिए सर, इसमें बड़ा झंझट है सर। आर्सेनिक मुझे पता नहीं है, सल्फर मैं जानता नहीं सर, ये चल क्या रहा है सर? ना आर्सेनिक को जानता हूं ना सल्फर। अरे भाई मैंने पढ़ा है सर, अकेला सल्फर है, अकेला, और अकेला सल्फर -2 होता है। तो अगर अकेला सल्फर -2 है तो आर्सेनिक +3 होगा। बताओ, समझे? एक्स वाले मेथड से निकाल लो, नहीं तो फिर वो वाला पता होगा ऐसे, है ना? तो ये आपका आर्सेनिक हो गया, इधर सल्फर हो गया। सल्फर आपका -2 है, आर्सेनिक आपका +3 है, तभी तो ये फॉर्मूला AS2S3 बनेगा। बताओ, समझे? यानी ये आपका AS2S3। और यही चीज यहां पर भी है। सल्फर तो सर अकेला है, ये तो -2 होगा, लेकिन यहां आर्सेनिक पक्का +5 है। अपने आप समझ के देखो एक बार। यानी सल्फर तो इधर भी -2 है सर, अकेला सल्फर इधर भी है, वो भी -2 है, लेकिन गड़बड़ आर्सेनिक के साथ हो रही है। एक जगह आर्सेनिक +3 है और दूसरी जगह आर्सेनिक +5 है। ऑक्सीडाइज हुआ या रिड्यूस? ऑक्सीडाइज, प्लस में बढ़ना यानी इलेक्ट्रॉन का छूटना, और इलेक्ट्रॉन का छूटना मतलब ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन का गेन करना मतलब रिडक्शन, जो यहां क्रोमियम के साथ हो रहा है। यानी K2Cr2O7 खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो रिड्यूस हो रहा है, और AS2S3 जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। कुछ समझे मेरी बात को? अब एन फैक्टर निकालते हैं। 3 से 5, 2 का चेंज, 1 की, और है कितने? तो इसका मतलब एन फैक्टर। ये जो 1 की वजह से होता है ना, वो साथ में बोल दिया जाता है, इतने से इतने, इतने का चेंज 1 की वजह से। अब पीछे देख लो कितने, मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। है नहीं? ऐसी मजा आता है मतलब ऐसे। बताओ भाई, समझ पाए? क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इसमें? ये फर्स्ट कैटेगरी का, सॉरी सेकंड कैटेगरी का सॉल्ट है जिसमें सिर्फ एक आदमी के साथ गड़बड़ हो रही। चलिए और एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए, थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल बताओ इसका इम्पैक्ट। दिस इज फेरिक ऑक्सलेट, फेरिक ऑक्सलेट +3। ये कैसे पता चला सर आयरन +3 है? हम तो जानते नहीं, आयरन तो 2 भी होता है। ऑक्सलेट, शाबाश, ऑक्सलेट का पता था सर हमें। ऑक्सलेट -2 होता है सर। देखिए, ऑक्सलेट -2, आयरन +3। दिस इज फेरिक ऑक्सलेट सर। अब फेरिक ऑक्सलेट में आयरन की अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, +3 के ऊपर तो जाता नहीं, तो सर +3 का तो कुछ होना नहीं, वो तो वहां भी। क्या आयरन के साथ कुछ हुआ? नहीं सर, आयरन वहां भी +3 है। किसके साथ गड़बड़ होती सर? कार्बन पसंद नहीं हमें, कभी कुछ कभी कुछ, पक्का कार्बन गड़बड़ कर रहा है। अब कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे? यहां और यहां। अरे सर यहां दिक्कत हो ही ना है, यहां तो देख के लग रहा है सर 4 है। बताओ, समझे? भाई यहां तो कार्बन 4 है, यहां तो सर वहां कितनी है? अरे भाई परेशानी क्या है? ऑक्सिलेट आयन जब पहचान लिया तो बाहर निकालो ऑक्सिलेट को, खत्म करो बात को। ऑक्सिलेट बाहर आ जाएगा, और ऑक्सिलेट के बाहर आते ही 2x - 8 = -2, x = +3 आ जाएगा। यानी ऑक्सिलेट के अंदर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो। सब लोग अपने आप निकाल के देखना भाई। +3 से +4, 1 का चेंज 1 की वजह से, और कितने कार्बन हैं? 6 रे लल्लू। कार्बन का देखना है ना, तो कैसे बोलोगे? 3 से 4, 1 का चेंज 1 की वजह से, और कार्बन है कितने? 2 × 3, दिख रहा है 6 कार्बन। सो अल्टीमेटली एन फैक्टर इज, सो फेरिक ऑक्सलेट जब ऑक्सीडाइज होगा तो उसका एन फैक्टर 6 देखने को मिलेगा। और हमें ये सेकंड कैटेगरी का सॉल्ट दिखाई देगा जिसमें एक आदमी की गड़बड़ हमारे सामने आ रही। यानी ये सेकंड कैटेगरी का सॉल्ट है। फर्स्ट कैटेगरी के सॉल्ट वो सॉल्ट थे जहां कोई गड़बड़ दिखाई नहीं देती, और जहां गड़बड़ ना दिखाई दे तो ऐसे में आपका एन फैक्टर कैटायनिक या एनायनिक चार्ज से निकाल लिया जाएगा। और जहां आपको छोटी सी एक आदमी के साथ गड़बड़ दिखाई दे तो ऐसे में आपका एन फैक्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से निकाल लिया जाएगा। अब हम तीसरी कैटेगरी पे आने जा रहे हैं जिसमें एक से ज्यादा लोग गड़बड़ करेंगे। पहले बता दो, यहां तक समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक है। तुम क्या मूवी वूवी देख रहे हो क्या? फिर क्या कर रहा है? गेम? कौन सा इनमें से? मानस।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट कैटेगरी पे आते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी कैटेगरी 3। अच्छा, थर्ड कैटेगरी कौन सी कैटेगरी है बताओ? जिसमें एक से ज्यादा गड़बड़, एक से ज्यादा एटम्स के साथ गड़बड़ होगी। अब तुम ये बताओ गड़बड़ होने की क्या क्या तरीके हो सकते हैं। अब थोड़ा सा और डिटेल में घुसते हैं। एक से ज्यादा लोग कह रहे हैं कि हम इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, यानी एक से ज्यादा लोग ऑक्सीडाइज। क्लियर? दूसरी झंझट क्या हो सकती है? एक से ज्यादा लोग कह रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, एक से ज्यादा लोग रिड्यूस। एक और गड़बड़ हो सकती है, कुछ कह रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन दे देंगे, कुछ कह रहे हैं हम ले लेंगे। ये तीसरी सब कैटेगरी। बताओ समझे बात को? यानी एक से ज्यादा के केसेस को आप 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। यानी कैटेगरी 3 व्हेन देयर इज अ चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मोर देन 1 एटम्स ऑफ द सॉल्ट। फर्स्ट सब कैटेगरी, ऑल द एटम्स आर गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ठीक, यानी पहली थर्ड कैटेगरी का ऐसे डेफिनेशन वैल्यू डाल देते हैं। व्हेन देयर इज अ चेंज in the oxidation state of more than one atom of the salt। ये हमारा जनरल कैटेगरी हो गया। और इस जनरल कैटेगरी की जो फर्स्ट सब कैटेगरी बनाने जा रहे हैं वो ये है, all the atoms are getting oxidized। ये हमारी फर्स्ट सब कैटेगरी। अब ऐसे में एन फैक्टर कैसे निकाला जाएगा? तो उसने कहा देखिए ऐसा है, आप खुद ही कह रहे हैं कि भाई किसी एक आदमी का भी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दूसरा वाला भी लूज कर रहा है, तीसरा वाला भी लूज कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ सर सारे लोग इलेक्ट्रॉन छोड़ ही तो रहे हैं। टोटल छोड़ रहे हैं, जोड़ दीजिए, खत्म। टोटल जोड़ना, यानी कि इस ऐसे सॉल्ट जो इस कैटेगरी की इस सब कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ऐसे सॉल्ट्स का जो एन फैक्टर होगा इट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। बल्कि ट्रांसफर भी लिखने से अच्छा है कि अब तो हमें पता है ना कि ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो सही लिख देते हैं एकदम। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय पर मोल ऑफ द सॉल्ट। लॉस्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब रिडक्शन। तो इसका मतलब मुझे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस कैलकुलेट करने, हम निकाल लेंगे। अब देखो मेरे हिसाब से मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं बताना चाहिए, मुझे सीधे तुमसे सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है ऑक्सीडेशन स्टेट के चेंजेस कैसे निकाले जाते हैं, तुम्हें पता है कि क्या जोड़ा जाना है, क्या घटाया जाना है, तुम खुद भी निकाल सकते हो। चलो मैं एक एग्जांपल पूछता हूं, तो मुझे अपने आप बताना। FeC2O4 ऑक्सीडाइज हो रहा है Fe+3 और CO2। बताओ अगर ऐसा कुछ हो रहा तो इस FeC2O4 का एन फैक्टर क्या होगा? सबसे पहले चेक करते हैं क्या ये आदमी हमारी इस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है। ऑक्सीलेट माइनस, तो अच्छा पीछे देख लो। अच्छा तुमने नोट नहीं किया होगा ना, -2 होता है, -2 होता है ऑक्सीलेट। पहले ये देखो, जरूरी नहीं है कि इसी कैटेगरी का हो, पहले देखो कैटेगरी सेम है कि नहीं, एक से ज्यादा लोगों के साथ गड़बड़ हो रही है कि नहीं, आयरन के साथ हो रही है कि नहीं? यस सर। पक्का आयरन के साथ तो हो ही रही है। यस सर, हो रही है। ऑक्सीलेट -2 होता है, आयरन +2 है, और उधर कितना है? तो आयरन तो ऑक्सीडाइज हो रहा है। दूसरा कौन आदमी गड़बड़ करता है? कार्बन। कार्बन को चेक कर लेते हैं, यहां कार्बन और यहां कार्बन,
सर कार्बन भी उछल रहा है, आयरन भी उछल रहा है, ये पक्का हमारी इस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ये एक से ज्यादा लोग गड़बड़ कर रहे हैं। और किस तरह की गड़बड़ कर रहे हैं? एक से ज्यादा लोग ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। सर ऐसे में टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस निकालिए, बात खत्म करिए। टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस चेक कर लेते हैं। 2 से 3, 1 का चेंज 1 की वजह से, और 1 ही आयरन है, यानी 1 छोड़ा। चलिए ठीक है, कार्बन पे आते हैं। 3 से 4, 1 का चेंज 1 की वजह से, और 2 कार्बन है तो 2 छोड़े, 1 हमने 2 तुमने, मिलाकर 3 छोड़े। सो एन फैक्टर इज 3। शुभ कर लिया था ये अपने आप? यस सर। क्या क्यों? 2 और 1 जोड़ेंगे, 2 + 1 3, 2 × 1 है ये। लवली, आया समझ में? Yes, sir. चलो एक और बताओ। बताओ दोनों के एन फैक्टर। ऑक्सीजन कहां से आया? ऑक्सीडेशन मैंने बताया ना, ये कंप्लीट रिएक्शन नहीं है, ये ऐसे रिएक्शन हो रही है। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं कि अगर ये चेंजेस इसके साथ हो रहे हैं तो इसका एन फैक्टर क्या है? ये तो एक अलग से इंफॉर्मेशन, इसको याद रखना ही। जब कभी भी ऑक्सलेट आयन दिया जाए और ऑक्सीडेशन हो रहा हो, तो आप समझ लीजिए CO2 बनेगी। सर दोनों के पॉजिटिव 4 हैं, दोनों के एन फैक्टर 4 है। आदित्य, एन फैक्टर हमेशा पॉजिटिव ही होता है बेटा, तो पॉजिटिव वर्ड यूज करने का मतलब ही नहीं बनता। एन फैक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके सर दोनों के 4 है। दोनों का 4 आ रहा है? यस सर। पहले वाले का तो 4 गलत है, और बताओ। 8 सब पहले वाले का 8 है। पहले वाले का 8 आ रहा है, दूसरे वाले का 4, दूसरे वाले का 4, दूसरा सही बता। इतनी देर हो गई यार, जब क्लास खत्म होने का टाइम है तुम लोग हटा नहीं पाते यार, बताइए हद हो गई। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकाल पा रहे हो? कॉपर की निकाल पा रहे हो? यहाँ पर कॉपर तो गड़बड़ करता है ना, तो कैसे पता चलेगा कॉपर का? सल्फर बताएगा ना। सल्फर अकेला क्या होता है? -2। तो कॉपर क्या हो गया? 2 कॉपर +2 +1
मतलब एक कॉपर +1 हो गया, समझ में आया ये, है ना। 2x - 2 = 0, तो x = +1, सो 1 कॉपर इज +1। यहां कॉपर +2 है, यहां कॉपर +1 है। क्या कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है? हो रहा है। क्या सल्फर -2 से +4 में जा रहा है? तो सल्फर भी ऑक्सीडाइज हो रहा है। हाँ हो रहा है। अरे तो एक से ज्यादा आदमी ऑक्सीडाइज हो रहा है, यही कैटेगरी है यार। और इस कैटेगरी का सॉल्ट का फैक्टर जोड़ के निकाल लिया जाता है, यानी चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं, चेंजेस चेक कर लेते हैं। +1 से +2 एक का चेंज, एक की वजह से, और 2 कॉपर हैं यानी 2 लूज किए। -2 से +4, -2 से +4 6 का चेंज, एक सल्फर की वजह से और एक ही सल्फर है, यानी 6 मैं छोड़, 2 तुम छोड़ देना, टोटल मिला के 8 छोड़ेंगे। सो द एन फैक्टर ऑफ Cu2S इज 8। जरा अपने आप समझ के देखो, कुछ ऐसा नहीं था जो नहीं कर सकते थे। बताइए, इधर आते हैं टिन के बारे में। सर टिन तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो करता है, हमें कैसे पता चलेगा? अरे ऑक्सीलेट तो पता है, तो टिन भी पता है। -2 तो टिन +2 यानी SN+2। और याद हो गया अब तो, ऑक्सीलेट के अंदर कार्बन +3 होता है, कई बार निकाल चुके हम। यानी ऑक्सीलेट का कार्बन +3, इधर टिन हमारा +4 है और इधर कार्बन हमारा +4 है। टिन ऑक्सीडाइज हुआ, कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ, यही सब कैटेगरी है। एक से ज्यादा लोग ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, जोड़ देते हैं। 2 से 4, 2 का चेंज, एक की वजह से और एक ही टिन है, 2 छोड़े। कार्बन आया 3 से 4, एक का चेंज, एक की वजह से, और 2 कार्बन है तो × 2, 2 मैंने छोड़े, 2 तुमने छोड़े, मिला के 4 छोड़े। सो एन फैक्टर इज 4। कोई चीज ना समझ में आई हो तो पूछ सकते हो। हालांकि मुश्किल तो नहीं है, लेकिन ये कि अब क्योंकि अभी न्यूमेरिकल्स नहीं आ रहे हैं, न्यूमेरिकल्स हमारे सामने आएंगे तब थोड़ा सा ज्यादा बात समझ में आएगी। बट ये कि एक एक आइडिया लगना चाहिए, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, कुछ चीजें हैं जो ध्यान रहेंगी तो सवाल करने में भी मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन आप ये कि कम से कम वो बार-बार गलती नहीं होनी चाहिए जो नॉर्मली। क्लियर है ये? ठीक है। जब एक से ज्यादा लोग ऑक्सीडाइज करेंगे तो एन फैक्टर निकालना समझ में आ गया। जब एक से ज्यादा लोग ऑक्सीडाइज करेंगे तो जितने लोग उछल रहे हैं, जितने लोग इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे हैं, सब जोड़ दो, बात खत्म। अच्छा, अब जो सेकंड सब कैटेगरी थी वो क्या थी? एक से ज्यादा लोग गेन, तो सारे जोड़, फिर जोड़ दो। आपकी लॉस ना करके गेन बोल देना, बात समझ लो। तो यानी सेकंड सब कैटेगरी होगी वो क्या बनेगी? सेकंड सब कैटेगरी होगी हमारी वो ये बना लेते हैं, सेकंड सब कैटेगरी ले लेते हैं, ऑल द एटम्स आर गेटिंग रिड्यूस्ड। यानी ये हो गया बी सब कैटेगरी, ऑल द एटम्स are getting reduced. एन फैक्टर कैसे लिखोगे आप बताओ जरा? फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? एन फैक्टर इज इक्वल टू टोटल मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन बाय पर मोल ऑफ द सब्सटेंस, पर मोल ऑफ द सब्सटेंस। खत्म, बस। अब फिर वही जोड़ना है यार, कुछ भी कर लो। चलो मैं एक सवाल देता हूं, करके दिखाओ, अपने आप ही करके देखो जरा। FeNO3 होल थ्राइस, ये जा रहा है Fe+2 + NO, बताओ इसका एन फैक्टर। ये जो FeNO3 होल थ्राइस है, इसमें 2 आदमी गड़बड़ है। कौन कौन से? एक आयरन और एक नाइट्रोजन। कैसे करें? कुछ नहीं सर, नाइट्रेट बाहर निकालिए, खत्म करिए। नाइट्रेट में कितने का चार्ज होता है? -1। तो 3 नाइट्रोजन पर -3, तो आयरन पक्का कौन सा है? प्लस। पहचान पाए सब लोग? और अगर आयरन +3 से +2 में जा रहा है तो पक्का रिड्यूस कर रहा है सर, प्लस का आदमी घट रहा है, रिडक्शन। चलिए अब नाइट्रोजन भी बदतमीजी करता है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। निकालो नाइट्रोजन को बाहर को, नाइट्रेट को कितना आएगा? 5, और यहाँ कितना आएगा? +2। अपने आप चेक करके देखो। 10, शाबाश, 10 बिल्कुल सही। 3 से 2, 1 का चेंज, एक की वजह से, और एक ही आयरन है। 5 से 2, 3 खाए एक ने, और है कितने नाइट्रोजन?
3, तो इसका मतलब 3 इंटू 3, एक मैंने लिया, 3 9 तुमने लिए, टोटल मिला के 10 लिए। सो एन फैक्टर इज 10। अपने आप चेक कर लो सब लोग। यानी जब ऐसा सॉल्ट इन्वॉल्व हो जिसमें एक से ज्यादा लोगों की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही हो, तो मैंने उसको सब कैटेगरीज में डिवाइड किया। ऐसा सॉल्ट जिसमें एक से ज्यादा लोग चेंज हो रहे हो इस तरह से कि एक से ज्यादा लोग ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस निकाल लो। अगर सब लोग रिड्यूस हो रहे हो तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन निकाल लो। और अगर कुछ ऑक्सीडाइज कुछ रिड्यूस हो रहे हो तो वो थर्ड कैटेगरी होगी, जिसके बारे में अगली क्लास में बात करेंगे। मेरे ख्याल से तुम लोग की एक एक्स्ट्रा क्लास भी लगी है कोई? नहीं, कल है शायद कोई एक्स्ट्रा क्लास ना। तो भाई कल की क्लास का तुम लोग को आइडिया है बच्चों सब लोग? कल भी शायद कोई एक्स्ट्रा क्लास है। 4 बजे। हाँ, एक बार टाइम टेबल जरूर देख लेना। केमिस्ट्री की एक क्लास लगी है कल, 4 ही बजे, है ना? तो कल 4 o'clock मुझे लगता है केमिस्ट्री की एक एक्स्ट्रा क्लास है। तुम लोग टाइम टेबल जरूर देख लेना भाई, है ना? तो इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। कोई क्लास मिस मत करना, सब गड़बड़ हो जाएगी वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना? तो आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। सर हाँ सर हमारा जो नेक्स्ट टेस्ट होगा 7 अगस्त को, उसमें हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस जो वो एटॉमिक स्ट्रक्चर दे रखा है, आप एक बार चेक करके बता दोगे? देखो, जहां तक कराया जाएगा आना तो वहीं तक है ना बेटा, तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं। क्यों परेशान हो रहे हो? हमें जो मोल कॉन्सेप्ट 2 है, उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर दे रखा है। एटॉमिक नहीं स्ट्रक्चर तो एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं आ पाएगा क्योंकि हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर अभी पढ़ा ही नहीं। हम मोल 2 कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की जगह। तो पहले मोल 2 खत्म करेंगे, ये हमारा सेकंड चैप्टर। ठीक है ना? ओके सर। हाँ बिल्कुल, परेशान मत हो, वो सब सीक्वेंस में चलेगा, परेशान नहीं होंगे।